डायमंड बनने के लिए ना बहुत प्रेशर लगता है। तो अगर आपको भी शाइन करना है ना तो प्रेशर में तो रहना ही पड़ेगा। सबको पता है कंपटीशन है, अभी छोटे भाई बहन आते हैं कमरे में, आते हैं थप्पड़ मारेंगे और भाग जाएंगे, है ना। तो वो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा जब आप भी उसके पीछे भागोगे, कुछ उठाकर मारोगे। मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डालना चाहती पहले, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना इज माई फर्स्ट टास्क। कार, बाइक, साइकिल्स, व्हीकल्स की स्पीड तो हम पता कर सकते हैं, बट क्या केमिकल रिएक्शन की स्पीड पता कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। और उसमें एक पूरा चैप्टर बन चुका है क्लास 12 केमिस्ट्री में, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। यस, सो वेलकम एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम है आप सबका हमारे केमिस्ट्री के इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो में, जिसमें मैं करने वाली हूँ रिएक्शन की स्पीड्स की बात, बट लिंक करेंगे हम इसे अपनी फेवरेट बाइक्स या कार के साथ, ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल काइनेटिक्स, बट ऐसे ही वन शॉट वीडियो के साथ और भी इंटरेस्टिंग आते रहेंगे लेक्चर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड कमेंट करके बता देना है, एंड साथ के साथ सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी। जब मैं अपनी 9th क्लास में थी तो मैंने टीचर से पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आपके माइंड में भी आता होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर अगर सपोज करी जाए हमारे पास घर पे कोई बाइक खड़ी है, बहुत पुरानी साइकिल खड़ी है घर पे, वो छत पे खड़ी रहती है बच्चों वाली साइकिल, या घर पे कुछ ना कुछ आयरन की चीज़ें पड़ी रहती हैं। सबको पता है वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रस्टिंग, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बट केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए सबसे आसान ही वही चीज़ है। तो जब रस्टिंग होती है, किसी चीज़ की रस्टिंग होगी, तो कितना टाइम लगता है रस्टिंग होने में? ऐसा होगा क्या कि मैंने सुबह शुरू करा, सुबह साइकिल रख दिया या सुबह कुछ आयरन के पीस रख दिए और शाम तक वो पूरा क्रोड हो जाएगा? डज इट एवर हैपन? तो ये कभी नहीं होगा ना, इट नेवर हैपन्स। बट दूसरी तरफ जिसने ओपनहाइमर मूवी देखी है या थोड़ा हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आइडिया है, या अभी भी लॉकडाउन से पहले भी तो चल रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, तो बस वहाँ पर अगर कोई बॉम्ब फट रहा है तो वो कैसे फटेगा? वो सेकंड्स में फट जाएगा, सेकंड्स में। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या हो रहा है? दोनों की क्या है, स्पीड कितनी अलग है। एक बहुत ही स्लो है, एक बहुत ही मतलब इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चलेगा कि वो हो भी गया, है ना। ऐसा एक कह सकते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी है वो। तो ऐसे रिएक्शंस के किसी का बहुत स्पीड ज़्यादा है, किसी की बहुत स्पीड कम है, वो सारे रिएक्शन की जो स्पीड है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शन जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और सम टेक टाइम, है ना। सो ऐसे रिएक्शंस की स्टडी को यहाँ पर हम पूरे रेट कि कौन कितना फास्ट होगा, कौन कितना स्लो होगा, जब हम ऐसे रिएक्शन स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं, पूरी फील्ड को, केमिकल काइनेटिक्स। आई होप ये क्लियर होगा। बहुत ही आसान है डेफिनेशन को समझना तो एटलीस्ट। बट ऐसे ही तो हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन के अलावा हम अगर एक रिएक्शन की बात करें कि डायमंड से हमारे पास, या ग्रेफाइट है और डायमंड है, डायमंड बनने के लिए ना बहुत प्रेशर लगता है। तो अगर आपको भी शाइन करना है ना तो प्रेशर में तो रहना ही पड़ेगा। सबको पता है कंपटीशन है अभी, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, टारगेट एक सेट रहता है। तो डायमंड बनना इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, टाइम लगता है। सो थर्मोडाइनमिक्स क्या कहती है कि ये पॉसिबल है। थर्मोडाइनमिक्स हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है। फिजिबिलिटी क्या है? हैवी वर्ड्स हैं, थोड़ी केमिस्ट्री भी यूज करेंगे बीच में। तो फिजिबिलिटी है कि बताती है रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बट थर्मोडाइनमिक्स कहती है हो सकता है। थर्मोडाइनमिक्स कह रही है कि अगर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से हम अगर जाना हो हमारे पास डायमंड तक, वी कैन डू दैट। बट केमिकल काइनेटिक कहती है ये इतना स्लो प्रोसेस है कि ये फिजिबल ही नहीं है। तो दोनों ना साथ साथ चलती हैं। कुछ रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली बहुत अच्छे होते हैं बट काइनेटिकली अच्छे नहीं होते। कुछ रिएक्शन काइनेटिकली अच्छे हैं, कुछ फिजिकली, लाइक ये थर्मोडाइनमिकली अच्छे नहीं होते, फिजिबल नहीं होते। ऐसा ही तो आपके साथ भी है। कुछ बच्चे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, राइटिंग का बहुत अच्छा उनका स्कोप रहता है और कंपटीशन पे फोकस नहीं कर पाते। बट जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं और बोर्ड पे नहीं कर पाते। बट हमें बैलेंस ढूंढना है। तो बैलेंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी आएगा यहाँ पर, उसके कंसेप्ट भी आएंगे, बट थोड़ा सा आराम से चलते हैं। अब ये रिएक्शन की मैंने टाइप्स तो बोल दी। अब हमारे पास कुछ तीन टाइप के रिएक्शन, एटलीस्ट मेन 3, जैसे कि वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। कैन यू नेम एनी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन? किसी ने आकर आपको स्लैप कर दिया, जस्ट अज्यूम, किसी ने करना नहीं है,
किसी ने आपको स्लैप कर दिया और वो भाग गया, छोटे भाई बहन आते हैं कमरे में, आते हैं थप्पड़ मारेंगे और भाग जाएंगे, है ना, तो वो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा जब आप भी उसके पीछे भागोगे, कुछ उठाकर मारोगे, है ना। सो दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। बट अगर केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐड करती रहूंगी, ठीक है। जो आयनिक रिएक्शंस हैं, जो भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं चुटकियों में। तो वो रिएक्शन जैसे ही आपने उनको मिक्स करा, जैसे मैंने AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ मिक्स करा एंड मेरे पास वाइट PPT इमीडिएटली आ जाती है जैसे ही मैंने रिएक्शन शुरू कर दिया। ओके, दैट कम्स इमीडिएटली। सो हाउ डज दिस हैपन? ये एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, बस आयंस एक्सचेंज होंगे। अब जिन्होंने 10th क्लास अच्छे से करी है, चलो नहीं भी करी, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बड़ी जल्दी होती है। ये है हमारे पास वो रिएक्शंस जहां पर बहुत स्लो रेट है, सॉरी फास्ट रेट है। देखो 10⁻⁻14 टू 10⁻16 सेकेंड्स, तो इतना कम टाइम लगता है, और फिर इनके जो रेट्स हैं हम डिटर्मिन कर भी नहीं सकते। इतना फास्ट रिएक्शन का कैसे डिटर्मिन करेंगे जब वो हो ही इतना फास्ट रहा है ना। सो ये है बहुत ही फास्ट रिएक्शन। बट ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं, मैं समझा रही हूँ, टीचर समझा रहा है, उनको फर्स्ट एक बार में ही समझ आ गया, है ना, तो इसमें गलत नहीं है कुछ स्टिल। बट कुछ बच्चे हैं जिनको समझ आने में टाइम लगता है, या बेसिक्स क्लियर नहीं होते, या ध्यान कहीं और है, फिजिकली क्लास में प्रेजेंट हो बट मेंटली कहीं और पहुंचे हुए हो, तो समझने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही वेरी स्लो रिएक्शन है। एग्जाम्पल भी देखो मैंने कौन सी लिखी है, सबकी फेवरेट, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई वेरी स्लो रिएक्शन बता सकते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत कॉमन है, बचपन से पढ़ते आए हैं, थोड़ा अपग्रेड तो करें। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। मुझे नहीं दिख रहा कि मेरे घर पे जो अलमारी पड़ी है उसको रस्टिंग हो रही है, वो करोड़ हो रही है, बट हाँ वो हो रही है ना। सो इट्स नॉट इवन विजिबल। तो ऐसे रिएक्शन का भी जो हमारा है रेट, उसको देखो, पहले तो ये इसको महीने लग जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन के भी जो रेट्स हैं ना, वो मेजर करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो किस चीज़ को कंसीडर करना है? वो रिएक्शन जो मॉडरेट हैं, जिनको होने में कुछ घंटे लग रहे हैं, या कुछ दिन भी, मान लो कि आज मैंने सुबह शुरू करा है, अभी रिएक्शन शाम तक हो गया। सो वैसे रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस के रेट जो हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, रेट। व्हाट इज रेट? रेट है वेलोसिटी, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। जैसे मैंने पूछा कि एक कार लेनी है मुझे, और उस कार की स्पीड क्या है, या उस कार की माइलेज क्या है, या आप जा रहे हो लाइक बेंगलोर से गोवा जा रहे हो, तो आप पहुँचे 11 आवर्स में, है ना। तो मैंने पूछा कि 11 आवर्स में कितना पेट्रोल यूज़ हुआ, या 1 घंटे में आपकी कितनी स्पीड थी। तो ये मेजर करते हो ना, माइलेज चेक करते हो। सो आपने बोला कि मेरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत स्लो है बट स्टिल। तो वो एक रेट बता रहा है। जैसे मैं लिख दूँ इस चीज़ को, 30 किलोमीटर्स पर आवर, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन का रेट बताने की बात होगी कि अच्छा, अगर मैंने शुरू करा था A पॉइंट से, अब मैं B पे पहुंच गया हूँ, कि बेंगलोर से निकल के थोड़ा सा आगे रास्ते तक पहुंच गया हूँ, तो गोवा नहीं पहुंचा अभी, रास्ते में, डेस्टिनेशन अभी दूर है, तो हाफ रास्ता, हाफ वे कवर हो गया, तो मेरे पास इतना टाइम लग रहा है। तो वो तो मैं ऐसे बता सकती हूँ ना, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 30 किलोमीटर कवर कर लिए। बट अब अगर मैंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करा, केमिकल रिएक्शन तो मैंने सपोज यहाँ पर एक चाइना डिश रखी है, थर्मोमीटर लगा दिया, इसके नीचे वायर गॉज लगा दी, सुबह मैंने रिएक्शन यहाँ पर शुरू करा, तो वो तो वहीं पर रह गया ना, वो तो कहीं आगे अगली क्लास में नहीं जाने वाला, अगली लैब में नहीं जाने वाला, वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना। सो अब केमिस्ट्री में भी रेट मेजर करते हैं, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर तो जगह चेंज हो रही थी, रोड, सिटीज चेंज हो रहे थे। केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है? केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रही है कंसंट्रेशन। जब आपने स्टार्ट करा रिएक्शन, मैंने सपोज NaCl डाला है, तो वो अभी पूरा बर्तन जो है उसमें NaCl है ना। अब मैंने उसमें AgCl डाल दिया, वो भी 100%, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, 100% रिएक्टेंट्स है। बट जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, अब प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, अब इसमें रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या हो गए?
कम, तो अब ये चेंज हो रहा है, ये तो क्या चेंज हो रहा है, टर्म इज कंसेंट्रेशन। तो जब कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम, उसे हम क्या टर्म देते हैं, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वही हमारा अभी तक का एक, मैं सारांश बोल देती हूँ, समरी बोल देती हूँ, कंक्लूजन बोल देती हूँ कि रेट कैलकुलेट करना है और हमारा फोकस रहेगा मॉडरेट एंड स्लो रिएक्शंस पे, ताकि ज़्यादा स्लो और ज़्यादा फास्ट रिएक्शन का तो पॉसिबल नहीं है, ये है। तो इसी की स्टडी होगी पूरे इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक में, जिसमें हम रेट स्टडी करेंगे, रेट की यूनिट स्टडी करेंगे। अब एक और चीज़ आती है, आप गए ए से बी, बैंगलोर से गोवा जा रहे हो, ए टू सी गए, रास्ते में शायद 11 घंटे का था, आपको लगे 12-15 घंटे, या आप 8 घंटे में पहुंच गए। तो क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, मुझे मेरी गाड़ी में फ्यूल है या नहीं है, रोड्स कैसे हैं, ट्रैफिक कैसा है, मौसम कैसा है, अगर बारिश है तो आई माइट गेट स्टक, हमने कितने स्टॉप्स लिए, कितनी बार खाना खाने के लिए रुके, है ना। सो वो सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन, लाइक रेट ऑफ योर मूविंग कार, कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पर हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। कुछ बच्चे जेई का, नीट का या कोई भी एग्जाम है वो फर्स्ट लाइक अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे, कुछ बच्चों को ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। सो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, लाइक उसके क्या हुआ, एग्जाम के जस्ट 2 डेज बिफोर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने तैयारी कर रखी थी, शायद उसका क्लियर भी हो जाता, बट जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो दैट वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसने उसका पूरा साल खराब कर दिया, है ना। तो वो एक अनवांटेड चेंज था लाइफ में। सो दैट इज लाइक वो क्या चीज़ है, एक फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट कर सकता है ना। सो इसीलिए हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं पूरे इस चैप्टर में। दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन का पता तो हो कि गोवा जा रहे हैं। चलिए, अब ये तो रिएक्शन के हो गई बात, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी का चाहिए कि कौन सा रिएक्शन फास्टली नहीं होगा। ये तो कोई बच्चा भी आंसर कर देगा, मैंने इसीलिए इजी क्वेश्चंस रखे हैं। देखो, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं डालना चाहती पहले, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना इज़ माय फर्स्ट टास्क। कुछ बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन रहता है, उस पर फोकस नहीं करना। तो जो भी मैं क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ, 2-3 क्वेश्चंस मैं करूँगी, एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगी, 2-3 टू मी, 1 टू यू, ऐसे क्वेश्चंस करके चलेंगे, हो जाएगा। इसका आंसर बता दिया, इतनी बातें कर रही हूँ, इतने में मुझे आंसर मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl व्हेन यू मिक्स AgNO3 विद NaCl। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सबसे पहली एग्जाम्पल मैंने इसी की एक्सप्लेन करी थी। सो ये तो नहीं है, ये तो बहुत फास्ट है। उन्होंने पूछा है कौन सा फास्ट नहीं होता। सेकंड इज बर्निंग ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन सॉन्ग भी सुना होगा आपने, वीकेंड फैंस होंगे मेरी क्लास में। सो गैसोलीन इज अ सॉन्ग, वो डिफरेंट है, गैसोलीना अलग सॉन्ग है, गैसोलीन अलग है। तो उसकी बर्निंग हो रही है, तो दैट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। पेट्रोल को आग बड़ी जल्दी लगती है, सो ये तो फास्ट है। बर्निंग ऑफ LPG फॉर कुकिंग, वेरी फास्ट, जैसे ही आप बर्नर ऑन करते हो वो जलने लग जाता है, फास्ट रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ काइंड ऑफ रिएक्शन जो फास्ट होगा, स्लो होगा वो, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन आर बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन जो हैं बेसिस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ही हैं, ठीक है। सभी रिएक्शन का रेट होता है, सब रिएक्शन कोई बहुत फास्ट है, कोई बहुत स्लो है और कुछ मॉडरेट है। स्टडी हम मॉडरेट को करेंगे, बट यहाँ पर सारे ही रिएक्शन जो हैं वो बेसिस हैं, जिन्होंने केमिकल काइनेटिक का एक कॉन्सेप्ट ला कर दिया कि हाँ ऐसे भी हम स्टडी कर सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं जिस टॉपिक की मैं बात कर रही थी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर रिएक्शन जा रहा है मेरा, रिएक्शन मेरा जा रहा है पॉइंट A टू B। अब यहाँ पर तो क्या चेंज हो रहा है, कंसेंट्रेशन। अगर मैं जा रही हूँ एंड उसकी मैं स्पीड नोट कर रही हूँ, तो आप डिस्टेंस बाय टाइम करते हो, क्योंकि उसने जगह चेंज कर ली। यहाँ पर कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम, तो रेट किसके इक्वल होगा, तो मेरे पास जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू, सबको पता चल गया होगा अभी तो, कंसेंट्रेशन अपॉन
टाइम, कंसेंट्रेशन ऑफ टाइम, सो इजी। केमिस्ट्री में है ही नहीं डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, लॉजिक लगा लो, डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती चीजें। तो ये है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट इज कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, बट कंसेंट्रेशन किसकी, किसकी कंसेंट्रेशन, ए की या बी की, उस पर भी बात करते हैं। आप तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कंसेंट्रेशन किसकी बात हो रही है, दोनों की हो रही है या सिर्फ एक की हो रही है, यू हैव टू टेल। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट कुछ बच्चे रट्टा बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, आई एम प्राउड ऑफ दोज स्टूडेंट्स एज वेल, बट कुछ समझ के करने वाले काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या है, कंसेंट्रेशन सोल्यूशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स करते हो, क्लास 11 मोल कंसेप्ट, सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स कवर्ड। मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, जिसको मोल कंसेप्ट में डाउट है गो एंड वॉच दैट, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं और वन शॉट तो हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। कंसेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, मोलैरिटी ही हम यूज कर रहे हैं, सबसे विजिबल मोलैरिटी रहती है। जी हाँ, सबको पता था, कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। आई हैव फेथ इन यू स्टूडेंट्स। टाइम क्या है, सेकंड। सो क्या यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट। तो ये है कंसेंट्रेशन की यूनिट, इसको याद रखना है, इट इज गिवन ओवर देयर, ओके, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहां पर क्या है, ये चेंज इन कंसेंट्रेशन है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, ओके। यहां पर लिख दो चेंज। तो फिजिक्स में चेंज कैसे दिखाते हो, बस वही चीजें यहां पर यूज करनी है। मतलब अगर मुझे इसका चेंज दिखाना हो, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट डेल्टा ए, डेल्टा इज शोइंग द चेंज, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी ए क्या दिखा रहा है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुनो, ए की चेंज कितना हुआ वो दिखा रहा है हमें ए, और यहां पर बी क्या दिखा रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम। एक चीज नोटिस करी, किसी की नजर इतनी तेज हो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, क्या दिखा रहा है, ये मैंने कैसे कर दिया। यहाँ पर सपोज आप एक टाइम t1 पे थे, आप t2 पे चले गए, मतलब 0 मिनट से शुरू करा, अब 15 मिनट हो चुके हैं रिएक्शन को होते हुए, मिनट्स में ले रही हूँ अभी, चलेगा। अब मेरा प्रोडक्ट जो था यहाँ T1 पे A1 था और यहाँ पर वो A2 हो गया, तो चेंज क्या है, दैट इज डेल्टा A गिविंग A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और T2 माइनस T1। सो ये जो चेंज दिखा रहा है वही है हमारे पास रेट। बट अब रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कम 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 खत्म होते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो। ये क्या है, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जब रिएक्टेंट्स की बात होगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा, जब बात होगी अपीयरेंस की तब हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपीयर हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो वहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं तो नेगेटिव जाएगी वैल्यू, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव। सो दिस इज गेटिंग शोन बाय द रेट एक्सप्रेशन। ये समझ में आ गया, दिस इज रेट लॉ। और जब डेल्टा दिखाया जाता है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक गई, कौन कौन मॉर्निंग वॉक्स या इवनिंग वॉक्स पे जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थेरेपी। अगर आप पढ़ते हो और एग्जॉस्ट फील करते हो, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक। थोड़े लाइफ लेसन्स भी दूंगी। अब मैं यहाँ से यहाँ मूव करी और मैं फिर से वहाँ गई, तो मेरी कितनी स्पीड थी, मैंने पूछा कि मैंने मूव करा सिर्फ 5 सेकंड के लिए, तो 5 मिनट के लिए मेरी स्पीड क्या रही, दैट इज एवरेज। क्योंकि शायद इस पॉइंट पे मैं थोड़ा फास्ट भाग ली और अगले पॉइंट पे मैं बहुत स्लो चल दी। कई बार कॉल आ जाती है, तेज़ तेज़ चलने लग जाते हो, गुस्से में बात कर रहे हो तो तेज़ चलते हो, कई बार बहुत लेजी हो तो धीरे धीरे चलते हो, तो वो एक एवरेज दिखाता है। तो आप बताओगे कि मैम आपकी स्पीड इतनी थी, है ना, इतने टाइम में 5 सेकंड में इतनी स्पीड थी, वो आप एवरेज बता रहे हो। तो ये क्या है, एवरेज। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज एवरेज। बार बार मैं उस चीज को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने पूछा, मैं यहाँ से यहाँ मूव करी, जब मैं यहाँ पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंची, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे, जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरी स्पीड क्या थी। तो जब मैंने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ लिया, फिजिक्स वालों के लिए बहुत आसान है ये, जब मैंने इस पॉइंट पे पूछ लिया तो मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि शायद मुझे आधा घंटा लगा कहीं जाने के लिए, बट जब 10 मिनट हुए थे तब मैं कहाँ पे थी,
तो वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब चेंज तो होता रहेगा, ना, अगर रिएक्शन बढ़ रहा है चीज़ें तो चेंज होंगी। तो चेंज इतना लेना है, टाइम का चेंज इतना लेना है कि वो अप्रोच करे ऑलमोस्ट जीरो को। जैसे ये ग्राफ है, इसको भी समझाती हूँ, घबराना नहीं है, ग्राफ्स आर इजी इन दिस चैप्टर। सो जब टाइम जो है वो इम्प्रूव अप्रोच कर रहा है जीरो तक, फिर हम उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, अब डेल्टा था यहाँ पर, अब डेल्टा चेंज होकर क्या होगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी। अब डेल्टा नहीं है, डी यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएशन यूज करते हैं। यहाँ पर ए और बी है, सो मैंने इसको क्या ले लिया, डी ए अपॉन डी बी। अब प्रोडक्ट्स में बी बन रहा था, सो वो क्या होगा, प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी। दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, दिस इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये चीज समझ आ गई सबको, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब इस ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। मैं आगे बढ़ती गई टाइम के साथ, मोलर कंसेंट्रेशन है, कितनी कंसेंट्रेशन थी, जैसे जैसे रिएक्टेंट 100% था, बिगिनिंग में 100% था, जैसे जैसे रिएक्शन आगे गया रिएक्टेंट कम होते गए, बहुत कम हो गए, खत्म ही हो गए। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, इन द बिगिनिंग प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट बढ़ता गया, है ना। सो ये है एक रेट का। अब यहाँ के जो इनके स्लोप्स हैं वो आपको इनके रेट्स बता देंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो डाउन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ग्राफ को इस चीज़ में समझना है। कई बार एग्जाम में रिएक्शन के इसके आ जाते हैं। इस चैप्टर में ग्राफ्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स, ओके। जिनको ग्राफ से डर लगता है घबराना नहीं है, ऐसे जैसे मैंने समझा दिया ऐसे ही आगे जाना है, ठीक है। सो ये पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको भी साथ साथ करना है, इसका आंसर बताना है। एनसीईआरटी में गिवन है ये फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, थोड़ा हैवी सा रिएक्शन लग रहा है। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रिएक्शन को देखकर ही डर जाते हैं? अभी देखो 12th क्लास में हो गए हो तो ये वाला नेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डरना नहीं है, थोड़ा सा बेबी स्टेप्स लेकर उसको सॉल्व करना है। ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ब्रोमीन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन 2। तो एक है ब्रोमीन आयन और एक ब्रोमीन 2। बाकी सब का नहीं लिख रहे, लिख भी सकते हैं बट हम शो कर देते हैं सिर्फ ब्रोमीन के लिए। सो ब्रोमीन के आगे क्या लगा है 5। अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल ली थी वो सिंपल A to B थी, कुछ भी नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करे थे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं फिर उनको कैसे लिखते हैं, मतलब मैं पूरा ही लिख देती हूँ जैसे उसको समझाने के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, -1/6 d/dt ऑफ हाइड्रोजन। तो जो कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए क्या होगा, इट्स 1, तो ये कुछ भी नहीं होगा, -d/dt ऑफ BrO3 नेगेटिव। इसके आगे क्या होगा, अब नेक्स्ट इज ब्रोमीन जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा है, -1/5 d/dt और ब्रोमीन नेगेटिव, ये है। और नेक्स्ट इज प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट्स के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये क्या आएगा, +1/3 d/dt Br2। तो ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन दिखाती है। केमिस्ट्री में जब मैंने ये ब्रैकेट्स यूज कर ली, ये मैंने मजे के लिए नहीं करी है, ये कंसंट्रेशन शो करती है, ठीक है। और इक्वल टू 1/3 d/dt H2O। सो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये तो मैंने सिर्फ रेट की फॉर्मेशन में लिख दिया कि कैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ऐसे लिंक्ड है। अब उन्होंने पूछा है रिलेशन क्या है इसमें और इसमें, तो ये पता है क्या आएगा, ये जो 5 है इसको मैं इस साइड ले जाऊंगी। सो ये क्या बनेगा, d/dt ऑफ Br नेगेटिव इज इक्वल टू, माइनस है इसका उधर क्या जाएगा पॉजिटिव, 5/3 d/dt Br2। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है विच इज लिंकिंग रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ब्रोमीन आयन with respect to rate of formation of bromine gas।
सो यहाँ पर ये ऐसे लिंक्ड है, मैंने ये 5 जो नीचे था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सबके रेट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आई विल लीव 1 क्वेश्चन फॉर यू, आपको खुद सॉल्व करना है, एंड कोई डाउट आ जाता है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। अब इससे रिएक्शन बताना है, तो कैसे करेंगे, इजी है। 2C, तो ये 2 नीचे है सो मतलब 2C है, और पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट्स की साइड है। टाइम लो खुद भी करके देखो साथ में। D है माइनस में, तो माइनस मतलब 3 है, तो 3D पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट की साइड में है। A के आगे लगा है पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव की साइड है, और नीचे 4 है, सो दिस इज 4A। और B के आगे क्या लगा है, माइनस, एंड माइनस B है मतलब कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, सो ये है B, सिंगल B। सो कोई ऐसा रिएक्शन है B प्लस 3D गिविंग 4A प्लस 2D, ऑब्वियसली है वहां पर, दैट इज रिएक्शन नंबर लाइक ऑप्शन नंबर B। दिस इज हाउ यू डू सच काइंड ऑफ रिएक्शन। कितना ईजी था, बहुत ही ईजी। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझ के जब चलोगे, अपनी लाइफ से लिंक करते चलोगे, गाड़ियों से, व्हीकल से, मोटरसाइकिल से लिंक करके चलोगे इस चैप्टर को, चीज़ें आसान हैं, ठीक है। हम भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है चैप्टर को फिनिश करना इस 1 शॉट में, तो वो करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ जिसमें हमें एक रिएक्शन दिया है और हमें बताना है रिलेशन कि ये किसके बीच में गिवन है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, इसको लिखो रेट की फॉर्म में, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सब करो और कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है। और ऑप्शन मुझे इसकी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ABCD विच इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर दिए बिना बाहर मत जाना वीडियो के, ठीक है। सो अब ये फर्स्ट पोर्शन खत्म होता है। ये वार्म अप था इस चैप्टर को समझने के लिए कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्शन, हाउ रेट इज गेटिंग कैलकुलेटेड, ये सब कर लिया। अब बात आती है रेट लॉ की। जिन्होंने इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से करा है ना, दे माइट हैव द आइडिया अबाउट दिस थिंग। रेट लॉ क्या है समझते हैं, एक्सप्रेशन बता देती हूँ। सपोज ये रिएक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, AABB रिएक्शन हुआ है, तो रेट लॉ क्या करता है, ये है लिंक करता है कि जो रेट है रिएक्शन का वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिएक्शन जो है, अगर सपोज मैं बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, मैं पुलाव बना रही हूँ या बिरयानी बना रही हूँ, तो चलो अभी एक ना डिस्कशन शुरू कर देते हैं। क्या पुलाव, जो पुलाव है, या क्या वेजिटेबल बिरयानी पुलाव है या वो बिरयानी है? चलो बताओ इसका आंसर। मैं अपना आंसर एंड तक बता दूंगी अगर मुझे याद रहा तो, बट इसकी डिस्कशन बहुत होती है, मैं आपसे भी कर लेती हूँ। क्या बिरयानी वेज पुलाव है? बताना आपका क्या ओपिनियन है। चलो अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ या वो 10 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कितने मतलब राइस लिए हैं, कितनी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है। सो रेट कितना होगा रिएक्शन का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कितना A प्रेजेंट है, कितना B प्रेजेंट है। सो ये क्या हो जाएगा, A और B, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर उसके आगे छोटी a छोटी b भी है, स्मॉल लेटर्स हैं, तो वो उनकी पावर्स बन जाते हैं, ठीक है, ये इनकी पावर्स बन जाएंगे। और अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना है तो मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो क्या है, रेट कांस्टेंट। यस, ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होती जाएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्डर कौन बता रहा है, यहाँ पर, अच्छा व्हाट इज ऑर्डर, जब इनकी पावर्स को ऐड कर देते हो, जैसे इस रिएक्शन के लिए इनकी पावर को ऐड करके क्या आएगा, इट इज A प्लस B। तो ये इनका ऑर्डर बता रहा है, अभी इन जनरल ये बता रहा है ऑर्डर। जब आप रिएक्टेंट की पावर्स को ऐड कर देते हो वो उनका ऑर्डर बन जाता है। ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, हम उसकी बात भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको याद रख लेना, जो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है वो हम उनकी पावर्स की एडिशन कर देते हैं। और जो रेट लॉ है वो क्या बताता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट। डायरेक्टली जैसे ही कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेट लॉ। और भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे रेट को, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। पहले आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, आपके जेई या एग्जाम की स्पीड को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, कौन कौन डिस्टर्ब करता है।
मैं बता सकती हूँ आपको डिस्टर्ब करती होगी आपकी स्लीप, आपकी बैकलॉग्स, और मैं क्या सोच सकती हूँ। चलो मैं तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी स्पीड को इफेक्ट करी है, फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ योर स्टडी। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, और सोल्यूशन मैं बता दूंगी जब मुझे रीजंस पता चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिएक्शन का ऑर्डर बता दिया है कि सेकंड ऑर्डर है, तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी की टर्म में है रिएक्शन, और रेट की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या हो सकती है यहाँ पर, अच्छा ए एंड बी, रिएक्शन बिटवीन ए और बी है। सो ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, ए प्लस बी गिविंग सी। तो रेट क्या होगा, के ए बी। अब उन्होंने बोला है कि ओवरऑल जो ऑर्डर है वो सेकंड है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। मैंने क्या बताया था, पावर का सम होता है ऑर्डर। जैसे मेरे पास यहाँ पर पावर क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, मतलब 1 1, तो इन दोनों 1 1 को ऐड कर दूंगी तो वो मेरे पास सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या वो ऑप्शंस में है, वो ऑप्शंस में नहीं है। तो और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ए के ऊपर 2 आ जाए और बी के ऊपर 0, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं, हम उसे नहीं बता सकते अपनी ऐसे थ्योरेटिकली। ठीक है, मोस्टली तो हम बता सकते हैं रिएक्शन, बट वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड एंटाइटी है, सो नहीं करेंगे। सो ये है ऑप्शंस में, ये है। बट जैसे ए के ऊपर आ गया, ऐसे ही क्या आ सकता है बी के ऊपर भी, ए 0 कर दो, अब बी 2 कर दो, सो ये भी है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ठीक सही है। अब ये वाली ऑप्शन क्या कर रही है, 3/2 एंड 1/2, दोनों हाफ कर दिए। हाँ, ऑर्डर जो है वो हाफ में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, सो ये भी सही है। 3/2 को 1/2 के साथ ऐड करना आता है ना, एलसीएम ले लो, नीचे 2 ऊपर 4 कट गया, 2 बचा, सो ये भी 2। सो ऑल ऑफ दीज, ये सारे रेट के एक्सप्रेशन है। तो जब सेकेंड ऑर्डर की, अब जहाँ पे मैंने अगर बात करी, सो इसको रीड कैसे करना है कि रिएक्शन का जो रेट है, इसका ऑर्डर है ए का 1 विद रिस्पेक्ट टू बी, बी का है 0 विद रिस्पेक्ट टू ए, सेम ए का है 0 विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये ऑर्डर की बात है। ठीक है, बट अभी ऑर्डर की बात मत करो, सिर्फ रेट लॉ समझ लो, मैं ऑर्डर तक जाऊंगी, हम अच्छे से करेंगे ऑर्डर को। ठीक है, सो ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। इसके बाद अब बात आएगी एक और क्वेश्चन की, और फिर हम बात करेंगे रेट लॉ की यूनिट्स की। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप कर लोगे उतना अच्छा है। एग्जाम में कई बार अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ या आपका जिसने एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है वो ये क्वेश्चन डाल देगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस में यही क्रूशियल रहता है। जैसे मैं दिखा भी दूंगी, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ यूनिट देखकर बताना है कि क्या ऑर्डर है। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब समझना कैसे है, मुझे बतानी है इसकी यूनिट, के की यूनिट बतानी है। सो मैं इसको रीअरेंज कर लूँ। मैंने क्या करा, रेट को डिवाइड कर दिया कंसेंट्रेशन से। अब कुछ भी रिएक्शन है, a रेज़ टू पावर x, b रेज़ टू पावर b, रेट की यूनिट हमने पहले निकाली थी। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं थोड़ा पेज पलट के देखो पीछे, रेट की यूनिट थी मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। सो ये यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म, कंसेंट्रेशन क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। अब जिसे मैंने ले लिया है n, मोल n L माइनस n। सो यूनिट क्या आ गई, मोल ऊपर जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, एंड लीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल 1 माइनस n, लीटर क्या हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव, और ये वो तो है ही, पर सेकेंड, ये यूनिट है। अब ये ना जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको ऐसे n की टर्म्स में समझ नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ कि रेट है जो, इसकी वैल्यू है 1, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का 1, ऑर्डर इज 1, और इसकी एग्जांपल सबसे आसान है। सो रेट क्या होगा, इक्वल टू के ए रेज टू पावर 1 है, तो मैंने के को क्या लिखा, रेट अपॉन ए। व्हाट इज रेट, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ गई। नीचे क्या है, ए की वैल्यू, ए क्या है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ये भी क्या है, मोल पर लीटर। अच्छा ये मैंने गलत करा, पर सेकंड भी तो है, रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहाँ पर ए की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर,
तो ये तो कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, पर सेकेंड। तो K की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी होगी। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो सब, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से सोच सकते हो, काफी आसान है, मैं भी कर ही रही हूँ। ए रेज टू पावर जीरो, करेक्शन का रेट जीरो है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, करेंगे उसकी बात भी। ए रेज टू पावर जीरो, कुछ की किसी चीज की टर्म की रेज टू पावर जीरो कर दो, वो 1 ही रह जाती है, वो नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो ये वैल्यू क्या आ गई, 1, तो ये वाली तो हट जाएगी। तो रेट की यूनिट क्या हो गई फॉर जीरो ऑर्डर, सॉरी रेट कांस्टेंट की, दैट बिकेम मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट बन गई उसकी। सो ऐसे आप फॉर्मूला में डालकर, तो ये फॉर्मूला वैसे सही है क्योंकि कई बार वो थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की पूछ लें तो आपको आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए उल्टा हो जाएगा जो हमारा इसके लिए था, सेकेंड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो ये यूनिट्स जो हैं दे हेल्प यू कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, इतनी डिटेल्स में जाना भी नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट मोस्टली चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आते हैं यूनिट से, सो अच्छे से कर लेना। तो चलिए हम ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं जब यूनिट्स का आइडिया लग जाता है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें वैल्यू बतानी है माइनस dA/dt की। तो रिएक्शन क्या है, 3A इज गिविंग B प्लस C, तो माइनस ये 1/3 हो जाएगा d/dt ऑफ A, हमें ये बताना है। अब ये किसके इक्वल है, अगर रेट लॉ की एक बात करूं तो क्या आना चाहिए था, ये है रेट इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन यही है ना, रेट इज इक्वल टू K ऑफ A और B। तो रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मैंने कर लिया K। अब यहाँ पर A आएगा, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू A ही बोला है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर क्या पावर आएगी, आप तो उसको 3 कर देते, बट 3 नहीं होगा, ये ऑर्डर का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन होता है, तो ये 3 नहीं होगा। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, नहीं करनी है। यहाँ पर K की यूनिट है 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल पर मिनट, पर मोल पर मिनट, सेकेंड पर मोल पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर। तो A की पावर क्या आएगी, ⁻²। अब ये 3 है, वो उस साइड चला जाएगा, सो क्या हो जाएगा 3 इंटू K की वैल्यू क्या है -4 और A की वैल्यू क्या है 0.5⁻²। सो ये क्या आएगा मेरे पास 25, ये 3, ये आएगा 7.5 और पावर क्या हो जाएगी 10⁻⁻5, 7.5 इज द आंसर। समझ में आया। सो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कैसे हुए मेरे पास, अगर मुझे ऑर्डर का पता था, मैंने यूनिट्स को ध्यान से देखा था, आई कैन ईजिली आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस चैप्टर का, अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। अच्छा, बस यूनिट का ख्याल रखना। डन। अब ये रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है जहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स, पर सेकंड है, पर मिनट है, पर आवर है, कौन सा है। मैंने सबसे पहले उसी की एग्जांपल डेरिवेशन करवाई थी, सो मुझे बता दीजिए इन दी चैट रूम के कौन सा है, जल्दी से, सेकंड्स में, सेकंड्स में, क्योंकि सेकंड में हो रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देख लीजिए जाकर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। ठीक है, so this is the unit that we are getting for a zero order reaction. ठीक है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ जिसमें बताया है कि हमारे पास K की वैल्यू है 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपको बताना है ऑर्डर क्या है। क्या करना है, यू ऑलरेडी नो, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर कर पा रहे हो लाइक जरूर करना एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, डन। अब एक्चुअल में बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अनदर टर्म यू आर सीइंग विद ऑर्डर इज मॉलिक्युलरिटी। ये ऐसे दोस्त हैं जो साथ में आते हैं बट थोड़े इनके ख्यालात जो हैं अलग हैं। तो होता है ना ऐसा, कई बार आपका फ्रेंड है तो उसकी थिंकिंग किसी पॉइंट पर लेकर आपके साथ मैच नहीं कर रही, बट आप एडजस्ट कर लेते हो क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत सारी बातें मैच भी तो करती हैं। सो बस वैसे अब जैसे यहाँ पर ऑर्डर की बात है, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे ये रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, 2HI हाइड्रोजन एंड आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले में ये सेकंड ऑर्डर का है, सब ऐसे ही तो लिखोगे इसको, रेट इज इक्वल टू KHI
का स्क्वायर, तो ऐसे लिखोगे तो HI का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। अब सेकंड में ये 0 ऑर्डर का हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो अच्छा पहले आप ये भी तो सोचो कि किसी की रेज़ टू पावर 0 का ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि वो 0 हो जाए। सो ये एक्सपेरिमेंटली होता है। अभी मैं एक आई कैन से आपको स्पॉइलर दे देती हूँ, जहाँ पर कैटलिस्ट आ जाएगा वो 0 ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, बस ये याद रख लेना। अभी यहाँ पर दोनों ऑर्डर्स हैं तो हम नहीं बता सकते कौन सा सही है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रहता है। तो ऑर्डर की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटर रहेगी, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर देते हो, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है वो रिएक्शन में बता देंगे, ऑप्शंस में क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर की वैल्यू 0 तो हो ही सकती है, प्लस 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एंड फ्रैक्शन भी हो सकती है, लाइक 3/4 1/2, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। और इट इज ऑलवेज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ख्याल रखना, ध्यान देना इस बात पे। ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, सब जगह पे यही कर सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है, ठीक है। ये तो हुई ऑर्डर की बात। अब व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? मॉलिक्युलैरिटी की बात क्या बताएं? जैसे कि आपके पास, आप खेल रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, तो आप एक्चुअली उसके साथ हाथापाई हो रहे हो, खेलते भी तो है ना ऐसे बच्चों वाली रेसलिंग, तो वो एक्चुअल में हाथापाई हो रहे हो, तो यहाँ पर उसको हाथापाई समझना है। मैं अगर बोल रही हूँ, आप क्या अज्यूम करते हो, एक रिएक्शन हो रहा है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हो इस चीज़ से? मेरे माइंड में क्या आता है, जिनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी वैसी रहती है, उनको ये पता होगा, एक बॉल, मैं अज्यूम करती हूँ एक बड़ी सी बॉल आकर ए की, एक बड़ी सी बॉल बी की, दोनों आपस में टकरा रही हैं, है ना। बट अब टकराने के बाद ऐसे ही अज्यूम करो घर में छोटे छोटे पपीज़ हैं या कैट के हैं बच्चे, है ना। सो वहाँ पर छोटे छोटे किटन्स हैं और पपीज़ हैं, आपने दूध का एक बर्तन रख दिया, 2 ही हैं, दोनों आएंगे, वो फिर भी आपस में एक दूसरे को ऐसे करते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे और दूध पीते रहेंगे कि मेरे को पीना है, मेरे को पीना है ना। अब सोचो वहाँ पर 7-8 पिल्ले हैं, 7-8 पेट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं क्यूट से, तो वो 7-8 जो क्यूट से किटन आ गए हैं या छोटे छोटे पपीज आ गए हैं, अब बर्तन तो छोटा सा है, अब सब क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्के मारेंगे, कोलिजन्स करेंगे, केमिस्ट्री की टर्म से लिंक कर रही हूँ, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते जाएंगे, कोलिजन्स करते करते वहाँ पर कुछ तो पी पाएंगे जो फास्ट होंगे, और कुछ जो बैड से होंगे वो थोड़े छोटे मतलब वीक से होंगे, वो पीछे हटे रहेंगे, है ना, उनकी बारी नहीं आएगी। तो ऐसे मेरे पास डॉग्स थे, तो वो ऐसे करते थे, कुछ स्ट्रांग होते थे वो पीने लग जाते थे, एंड जो एक वीक सा, जो बहुत ही शरीफ सा बच्चा था, वो पीछे खड़ा रह जाता था। तो फिर मैं क्या करती थी, उसको हाथ में उठाकर वो बर्तन में दूध पिलाती थी, एंड जब वो फिनिश कर लेता था तो मैं उसे बोलती थी गुड बॉय यू फिनिश्ड, एंड उसको लगा कि उसका नाम ही गुड बॉय है, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू दैट गुड बॉय थिंग, कि उसका नाम ही गुड बॉय पड़ गया उस चीज़ पे। तो चलो, ये तो वैसे स्टोरी थी। अब यहाँ पर सारे जो पप्स थे सबकी बारी नहीं आई, है ना, समझ रहे हो। तो मैं अगर बोल रही हूँ कि अगर ए और बी कोलाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी बारी आए, तो रिएक्शन ज़रूरी नहीं, हमेशा कभी भी नहीं कि 100% रिएक्शन हो, क्योंकि सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती, सारी कोलिजन, सारी लड़ाइयाँ मारपीट में कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी किसी में होता है, तो बहुत कम रहेगा। तो जो एक्चुअल द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कैरी अ केमिकल रिएक्शन, वो होती है मॉलिक्युलैरिटी, ठीक है। जो एक्चुअल में कोलाइड कर रहे हैं इन अ रिएक्शन, दैट इज द मॉलिक्युलैरिटी। अगर ये मैंने ए और बी लिखा और रेट की एक्सप्रेशन की बात करी है, तो ये तो है के, ए एंड बी, ये अभी तक हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ए और बी क्या है, एक ए और एक बी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी है 2। बट अगर इसको मैं 8 कर दूं, इसको मैं 9 कर दूं, 17, नहीं पॉसिबल। हम जो मॉलिक्युलैरिटी है वो सिंपल रिएक्शंस के लिए बता सकते हैं, सिंपल को हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे एलिमेंट्री स्कूल की भी तो बात होती है, तो एलिमेंट्री जो बहुत सिंपल होते हैं, जहाँ पर 2-3 रिएक्टेंट ही हो, ज़्यादा नहीं हो। अब वही बात करो, एक साइड पे 8 किटन्स आ गए, एक साइड पे 9 किटन्स आ गए, पप्स आ गए, छोटे पपी 8 आ गए, छोटे पपीज 9 आ गए, इतने सारे आपस में पीने लगे, किसी की तो बारी नहीं आएगी, आपस में बहुत ज़्यादा भिड़ेंगे, तो कुछ पी पाएंगे दूध, कुछ नहीं पी पाएंगे, बस वैसे लिंक कर लो। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है
इतने सारे जब आपस में टकरा रहे हैं, सोचो 17 बच्चे एक छोटे से किंडरगार्टन में टकरा रहे हैं एक दूसरे से, कितना कायोस क्रिएट करेंगे, है ना। तो बस वहीं से इसे लिंक करना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में नहीं होगा ये अप्लाई। मॉलिक्युलैरिटी का कंसेप्ट सिर्फ अप्लाई होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस पे, जो कि बेसिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि कोलिजन्स तभी होंगी ना जब कम होंगे, ज़्यादा में नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, उस पर भी आएंगे। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शंस हो सकते हैं यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर। अगर तो दो, जैसे यहाँ पर एक ही है, एक ही ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्युलैरिटी है। यहाँ पर दो कर रहे हैं तो दो हो गई, यहाँ पर दो नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, तो तीन हो गई इसकी। तो इससे ज़्यादा नहीं होते, यूनिमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर एंड यहाँ पर बाईमॉलिकुलर। अब क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी, कि क्या रहता है। अभी तक जो हमने पढ़ा, आप खुद भी सोचो, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम उसको डिटर्मिन करते हैं। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्युलैरिटी की, अगर मॉलिक्युलैरिटी की बात हो, ये तो मैंने दिमाग में सोचा ना, किसने देखा है कि ऐसे आकर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, नोबडी नोज। तो यहाँ पर मॉलिक्युलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ पर ये किसी भी रिएक्शन के लिए हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो हो हमारे पास डिफिकल्ट, या वो इजी रिएक्शन एलिमेंट्री हो चाहे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, सबके लिए एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है। बट जो मॉलिक्युलैरिटी है ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होगी, और ये हमेशा पॉजिटिव है। नेगेटिव हो सकती है क्या? मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव में कैसे करेंगे? अगर मैं इस हाथ से फाइट कर रही हूँ तो नेगेटिव कैसे होगी, और इसकी वैल्यू हाफ भी कैसे होगी, आधा आधा थोड़ी कोलाइड करेगा। सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यूनिमॉलिकुलर, लाइक बाईमॉलिकुलर और ट्राईमॉलिकुलर, बट ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग। अब इसका आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी तक हमने ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी का डिफरेंस देख लिया है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑर्डर को हम डिटर्मिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये तो सही है। ऑर्डर कैन बी एनी नंबर, हाँ ये भी सही है। ऑर्डर जो है वो पावर्स का सम है इन रेट लॉ, यस। ऑर्डर इज ऑलवेज अ होल नंबर, नहीं, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव नंबर, ऑर्डर कैन बी होल नंबर एज वेल, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। सो इसको करना काफी आसान है, ठीक है। अब यही मैं बता रही थी कि रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, जो कि सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, जो काफ़ी इजी रिएक्शंस हैं, वो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, और उनके कुछ भी बीच में नहीं होता। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं A + B गिविंग C, या मेरे पास सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दी थी कि जो हाइड्रोजन है पेरोक्साइड जो है वो ब्रेक कर रहा है वाटर एंड इसमें, अभी बैलेंस नहीं कर रही बट स्टिल, तो ये यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बन नहीं रहा। अभी सपोज मैं लिख रही हूँ, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। या सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मैं इसकी लूँ, चलो इसकी मैं सबसे इजी एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रही है एंड मेरे पास अमोनिया गैस बन गई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा सिंगल स्टेप में, कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, एंड ऑर्डर बस इनकी पावर का सम हो जाएगा कि इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3, तो ये इसकी पावर का सम हो जाएगा। अरे लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पा रही हूँ, 3 थ्योरेटिकली है, इसका नहीं बता रही कि इसका ऐसा होगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ऐसा। बट कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप में फिनिश नहीं होते, वो होते हैं मल्टी स्टेप्स में। अगर आपने ऑर्गेनिक में SN1 SN2 के बारे में सुना हो, वो वहाँ पर SN1 रिएक्शन स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो अगर आप अभी नीट के बच्चे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, या आप तब देख रहे हो जब आपका पूरा 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है, क्वेश्चन इससे और ऑर्गेनिक के उस चैप्टर से लिंक होकर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, और रेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, SN1 SN2 E1 E2 SN1, ठीक है। ये दो चैप्टर लिंक करते हैं ऐसे। तो ऐसे रिएक्शन जो मल्टी स्टेप्स में होते हैं, जो सिंगल स्टेप में नहीं होते,
तो जैसे कि मेरे पास ये रिएक्शन है, ये वही ले लिया मैंने पेरोक्साइड का, है ना। अब ये हो रहा है एल्कलाइन मीडियम में, अब ये मल्टी स्टेप्स में हो रहा है, ये सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा। मैं इसका ऑर्डर 2 नहीं बता सकती, मैं इसका ऑर्डर अभी ऐसे 2 नहीं बता सकती। क्या है यहाँ पर, ये रिएक्शन पहले तो एक इंटरमीडिएट बना रहा है IO नेगेटिव, पहले इस रिएक्शन एक इंटरमीडिएट बनाया, दूसरे रिएक्शन में फिर इसने कंप्लीट करा, 2 स्टेप्स में हुआ। तो अब मॉलिक्युलैरिटी कैसे डिटरमिन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा है मॉलिक्युलैरिटी इज नॉट डिफाइंड, तो तभी मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी है वो आप नहीं बता सकते, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट टेल, जो मल्टी स्टेप्स है। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे फिर, ऑर्डर होगा, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया ये है स्लो स्टेप और ये है फास्ट स्टेप, तो जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया, सेकंड्स में हो गया, वो मैं डिटरमिन नहीं कर पाऊंगी, बट अगर कोई स्लो है, थोड़ा दिख रहा है मुझे, दैट इज समथिंग आई कैन डिटरमिन। तो रेट ऑफ, ध्यान से सुनना जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रही हूँ, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसका ऑर्डर डिटरमिन करेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या क्या है। सो यहाँ पर हमें जो रेट आता है वो डिफरेंट आएगा, अब यहाँ ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आएगा। अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे मैकेनिज्म दिया है एक रिएक्शन X2 एंड Y2, अगर मैं इसका रेट लिख रही हूँ, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ये मैं नहीं करूँगी, दिस इज फॉर यू, ठीक है। और ये जेई के बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर आपको लगेगा इसका ऑर्डर आएगा 2, क्योंकि पावर का सम कर देना है, बट अब ये रिएक्शन हो रहा है स्टेप्स में। सो आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर सॉल्विंग इट कि यहाँ पर इसका क्या ऑर्डर आएगा, ठीक है, आपको बताना है। अभी मैंने प्रीवियस में बता दिया है कैसे डिटरमिन करते हैं, बट यहाँ पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी आ चुका है, हिंट्स दे रही हूँ, ठीक है। सो उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर x जो है दैट इज एन इंटरमीडिएट, वो इधर भी बना है, ठीक है। सो आपको दोनों साइड से कंसीडर करना पड़ेगा, आंसर जरूर बताना है इसका, ठीक है। अब मैंने इसके क्वेश्चंस, अगर आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने डिट्टो क्वेश्चन, जब मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल किनेटिक्स जो कि प्रीवियस 3 इयर्स के जेई एग्जाम में आ रखे हैं, उसका मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आया हुआ है और मैंने सॉल्व भी करा है, आप उसको जाकर ज़रूर देखना, हेल्प ले लेना उससे और फिर यहाँ पर कर लेना, ठीक है। इट्स एन ईजी वन। अब ये देखो, ये जेई 2021 का है, क्या पूछा है इसमें, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है, नहीं ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकता है 2HI, जैसे 2HI था, सो ये क्या हो जाएगा HI का स्क्वायर, सो ऐसे भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये मल्टी स्टेप ही होगा। A zero order reaction is always a multi-step reaction. This is okay. यहाँ पर जीरो ऑर्डर जो है ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं क्योंकि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं और वहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दिस इज द राइट वन। फर्स्ट ऑर्डर हमेशा सिंगल स्टेप होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप, नेवर, ये हमेशा मल्टी स्टेप होगा, ठीक है। सो ऐसे कंसेप्ट याद रखने हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी का टॉपिक हमारे पास यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर अगेन अनदर क्वेश्चन इज देयर जो कि आपको खुद करना है, वैसे मैं भी कर सकती हूँ, चलो मैं बता देती हूँ, सारे आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ पर इसका क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर b k इक्वल टू रेट, तो क्या होगा कैलकुलेशन से 2 + 1 3 आना चाहिए था ऑर्डर, बट जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या है, सिर्फ a और b। सो एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा वाला एक्सप्रेशन सही है, एक्सप्रेशन नंबर बी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है और हमें वो मेंशन करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ग्रेट। अब बात आती है इंटीग्रल रेट लॉ इक्वेशंस की। इंटीग्रल रेट लॉ इक्वेशंस क्या है, अभी तक हम इसको लिखते आए थे -d/dt ऑफ a। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन तो सबको आती है, जेई वालों के लिए तो बहुत आसान है, जो बच्चे बोर्ड वाले हैं उनके लिए डिफिकल्ट है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आई गॉट यू, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट कि कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस करते हैं। यहाँ पर -d/dt a, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो हमें करनी है जीरो ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बाकी सेकेंड थर्ड ऑर्डर जो है वो कम, बहुत ही रेयर चांसेस है उनके बारे में पूछे जाने के,
और उसके लिए मैं आपको एक जनरल बता दूंगी फॉर्मूला जिसमें पुट करके आप निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ वी गेट एन इक्वेशन जो रिलेशन बताती है कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम के बीच में एंड रेट कांस्टेंट के बीच में, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अब हमें ये कैलकुलेशन कैसे करनी है फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ध्यान से एक एक स्टेप देखना है, तो अगर कोई बच्चा लेजी हो रहा है, सो रहा है, थोड़ा सा उठ जाओ, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो के लिए पहले देख लेते हैं, ये वार्म अप है। सपोज रिएक्शन एक गया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गया, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, साइड में लिखते हैं। तो इसका क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के आर। अब आर और आर सेम हो गए तो इसको ए ले लेते हैं, ए टू प्रोडक्ट्स। तो यहां पर ए आ जाएगा। अब रेस टू पावर क्या है, जीरो, रेस टू पावर जीरो रहेगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पर रेट किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू के सिंगल। अब रेट किसके इक्वल रहता है, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल टू के। अब मैं इसको उस साइड ले जाऊंगी, सो ये क्या बना, और माइनस को भी, सो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये डिफरेंशियल है, मैंने सिर्फ इनको रीअरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी क्या ले लूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दूँ, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब मैंने इनकी इंटीग्रेशन कर दी यहाँ पर, सो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसको ऊपर ले जाऊं, सो दिस कम्स आउट टू बी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल। सो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू, के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाती है। सो दिस इज माइनस के और t प्लस सी। अब मैंने कोई लिमिट नहीं पुट करी तो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो होता क्या है, इनिशियली एट t इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो, जब मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा था रिएक्शन, तो पूरे के पूरे 100% रिएक्टेंट्स थे जो मेरे वो प्रेजेंट थे। सो यहाँ पर क्या आएगा, a जो है दैट बिकेम इक्वल टू ए नॉट। जो रेट है वो पूरा अभी रिएक्टेंट जो को कंसंट्रेटेड है वो अभी 100%, तो उसको मैं ए नॉट ले सकती हूँ, तो मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ। सो ये वैल्यू पुट करूँ दोनों, सो मेरे पास आता है ए नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आती है, ए नॉट, सी की वैल्यू ए नॉट आ गई ना। सो बस अब ये वैल्यू मुझे पुट करनी है इस इक्वेशन में। सो लेट्स पुट इट ओवर देयर। सो ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ए नॉट। अब इसको मैं इधर ले आऊं ए वाली वैल्यू को, सो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ए इज इक्वल टू ए माइनस, ये हो गया। अब मुझे माइनस साइन हटाना है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं माइनस साइन हटाने के लिए इस टर्म को आगे ले आऊँ। सो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टू। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको के की वैल्यू निकालनी है। सो मेरे पास के की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, और ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, ये है इसकी इंटीग्रल लॉ, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। क्या डिफिकल्ट था इसमें, मैंने सिर्फ रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा, मैंने दोनों को इक्वेट करा, रीअरेंज करा, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, वो इसमें डाली, इक्वेशन का माइनस साइन पीछे लेके गई और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। कितना इजी था, है ना। सो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए है। ऐसे ही इसका एक ग्राफ स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ्स इसके रेट लॉ के साथ, जीरो ऑर्डर को कर लिया, इंटीग्रल रेट लॉ इक्वेशन देख ली, फिर ग्राफ, सेम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करूं, सो मेरे पास क्या था, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये एक्सप्रेशन था अभी रीअरेंज करने से पहले।
सो मैंने इसको वैसे लिख लिया जैसे गिवन है, a इज इक्वल टू ए नॉट को फ्रंट पे ले आऊं, ये माइनस के टी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं माइनस ए और टी के बीच में, a और t के बीच में, तो ये क्या है, k की वैल्यू क्या आती है, इट इज कंपेयरिंग, इसको मैं कंपेयर किससे कर रही हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, मेरे पास c है जो इंटरसेप्ट बता रहा है, जो ये बता रहा है, ये है इंटरसेप्ट, और वैल्यू माइनस है, माइनस मतलब स्लोप, m की वैल्यू बताती है स्लोप, स्लोप है ये, तो ये क्या है माइनस, तो ये नीचे जा रहा है, माइनस k इज द स्लोप। और मैंने प्लॉट किसके बीच में करा, प्लॉट मैंने करा a को मैंने प्लॉट करा t के साथ। जब मैंने a को t के साथ प्लॉट करा, इतना इंटरसेप्ट आया और ये मेरे पास क्या है स्लोप, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी जीरो ऑर्डर के लिए इस चीज़ को डिटर्मिन करना। और ग्राफ्स आ जाते हैं एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो चीज़ें नहीं आती मैं खुद ही स्किप करवा देती हूँ, बट ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसको समझ आ गया कमेंट्स में ज़रूर लाइक करके बताना, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीरो ऑर्डर की, तो माइंड में भी आ गया होगा ना अभी तक कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सो दीज रिएक्शंस ऑलवेज अकर ऑन मेटल सरफेस, या ये मेटल सरफेस मतलब जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जैसे मैंने बताया था, ये रिएक्शन ये एलिमेंट्री नहीं था, ये था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जैसे ये रिएक्शन है, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है, आयरन के सरफेस पे होगा, मॉलिब्डेनम इसका कैटलिस्ट रहता है साथ में एज अ प्रोमोटर। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, चाहे इसका ऑर्डर आपके पास 3 + 1 4 बनना था, बट नहीं होगा 4, राइट, क्योंकि ये एक कैटालिटिक प्रोसेस है। तो जीरो ऑर्डर के जो रिएक्शंस हैं दे आर कैटालिटिक रिएक्शंस। डन है, समझ में आ गया, जीरो ऑर्डर का अभी तक के लिए सब खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, हमारे पास सेम चीज करनी है, रिएक्शन क्या है ए टू, चलो ए की टर्म में लिख लेते हैं, इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू प्रोडक्ट्स। तो फिर से मुझे इसको लिखना है, रेट इज इक्वल टू के ए। अब इसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकती, इसको मैं निग्लेक्ट नहीं करूंगी। अब रेट क्या है, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहां पर क्या है ए एज इट इज। अब मैं फिर से रीअरेंज वैसे ही करूंगी, माइनस डी ए अपॉन ए गिविंग के डी टी। अब यहां पर इसको फिर से इंटीग्रेटिंग इट। अब जो बच्चे मेरी वीडियो में ये देख रहे हो ना, अब ये साथ साथ में नोट करते रहना, खुद भी समझ आएंगे। सो ये आएगा माइनस, माइनस को इस साइड ले जाते हैं, इसको साइड पॉजिटिव रख लेते हैं। सो यहां पर आ जाता है डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब यहां पर ये लॉग की वैल्यू है, यहां पर सपोज आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये मेरे पास आ जाता है लॉग की टर्म में, इंटीग्रेशन के लॉज है, तो इसको मैं लॉग की टर्म में कैसे लिखूंगी, इट कम्स आउट टू बी ln a, नेचुरल लॉग की टर्म में ये ln a आ जाएगा, ln a, और k तो कांस्टेंट है एज इट इज बाहर आएगा, इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी आ गया। अब फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स डू इट। जब स्टार्ट नहीं करा था रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 0, a क्या थी a नॉट के इक्वल, सो मुझे बस इसमें पुट करना है। सो व्हाट डज इट कम हियर, a को a नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस सी। सो यहाँ पर क्या आ गई c की वैल्यू ln a नॉट। सिंपल, कुछ भी नहीं करा, बस मैंने t की वैल्यू, और ये कहते हैं हम इन्हें लिमिट्स, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक करा है, ठीक है। अब वहां पर लेट्स पुट दी वैल्यूज ओवर इन दिस इक्वेशन। सो ये क्या आ गया, ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ln के टी ln a नॉट। अब मैं इसको इस साइड ले आऊं जैसे मैंने जीरो ऑर्डर में करा था, माइनस ए नॉट ln a नॉट। सो यहां पर ln a नॉट, यहां पर ln a नॉट। अब सबको देखकर पता चल ही गया होगा जिनका लॉग या मैथ अच्छा है,
उनको यहाँ पर पता है ln a माइनस ln a नॉट, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर ये माइनस साइन है तो मैं इसको आगे ले आऊं, सो ये क्या बन जाएगा ln a नॉट माइनस ln a इक्वल टू kt। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको रीअरेंज, सो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू ऐसे है ln a नॉट अपॉन a इक्वल टू kt, ये आ गया ऐसे। अब मुझे अगर यहाँ पर करना हो लॉग में कन्वर्ट इसको, तो मेरे पास क्या आएगा 2.303 और यहाँ पर a नॉट अपॉन a इक्वल टू kt। अब मुझे k की टर्म में आंसर चाहिए, सो आई कैन राइट इट k इज इक्वल टू, यहाँ पर 2.303 जो है इस साइड है, 2.303 डिवाइडेड बाय t, क्योंकि ये t नीचे आ जाएगा, और ये क्या आ गया log ऑफ a नॉट अपॉन a। So this is the expression for your rate law expression for our first law। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये टर्म जो है ये वाली कह सकती हूँ मैं, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ लॉग वाली टर्म को इन टर्म्स ऑफ e एक्सपोनेंशियल। चलो उसको भी करूँगी, पहले यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, उसको भी उठाती हूँ। सो अब मुझे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इससे इतने न्यूमेरिकल्स आएंगे, जितने कर लोगे उतने कम है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, सो मैंने कौन सी वैल्यू उठाई है, मैंने ये वाला उठा लिया, मैंने ये उठाया है kt 2.303 लॉग की वैल्यू ये। अब पॉजिटिव है, दोनों में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इधर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं यूज करा मैंने, ठीक है। सो मैंने इसको प्लॉट करा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ग्राफ जा रहा है ऊपर, k स्लोप किसका इक्वल होगा, जो ये t के साथ प्लॉट करा इस पूरी वैल्यू को, तो पीछे क्या बचा k अपॉन 2.303, ग्राफ जा रहा है सीधा, और यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, 0 से जा रहा है, ठीक है। और मैं फिर से एक बार समरी दे देती हूँ, रेट लिख लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, रीअरेंज कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया, ln नेचुरल लॉग था, लॉग की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आगे भी जा सकता है मेरे पास, हमारे पास e की वैल्यू में, एक्सपोनेंशियल की टर्म में, जैसे एक्सपोनेंशियल की टर्म में ये आया ऐसे। तो ये कैसे आएगा, जब मेरे पास था ln a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। अब मैं इसको ले लूँ ऑपोजिट में, इसको ले लूँ मतलब e एक्सपोनेंशियल की टर्म में, तो ये क्या आएगा a अपॉन a नॉट, और ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस kt। अब a नॉट को उस साइड ले जाओ, तो ये आ गया a नॉट e रेज टू पावर माइनस kt। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो ऑब्वियसली ऐसे जाएगा नीचे, और ये नीचे क्यों गया, क्योंकि वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, सो ये ग्राफ नीचे गया। और ये किसके साथ मैच कर रहा है, रेट का जो फर्स्ट ग्राफ मैंने दिखाया था आज के लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसके साथ साथ रिएक्टेंट जो है वो कम होते जाते हैं, रिएक्टेंट्स उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, ओके। तो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं बता भी नहीं पा रही वर्ड्स में, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो इस चीज़ को अच्छे से समझना है, करना है कि हाउ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर गेटिंग डन, उनके क्वेश्चंस में जो एक्सप्रेशन यूज होंगे एंड उनके जो ग्राफ्स गिवन हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स रहती हैं, अनस्टेबल जहां पर स्पीशीज बनते हैं, ठीक है, ऑफ अनस्टेबल स्पीशीज, जिसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे, अनस्टेबल स्पीशीज न्यूक्लियर टेक प्लेस एट फर्स्ट ऑर्डर। तो एग्जाम में सीईटी जैसे एग्जाम्स में या बोर्ड्स के एग्जाम में एज इट इज भी पूछ लिया जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से। बाकी इसको देख लो, ये तो नॉर्मल है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सो ये इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1, इसकी भी N2O5 की 1। तो इसके साथ ही हमारा जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का जो पूरा चिट्ठा था वो खत्म होता है, एंड वन शॉट की वीडियो में मैंने फिर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दीज, जो भी हमने अभी तक टॉपिक खत्म करा है। अभी आपका टास्क क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में शो करने जा रही हूँ उसको सॉल्व करना है।
बाकी क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवा दूंगी, बट ये इजी है क्योंकि जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। आई विल रीड एंड हेल्प यू आउट कि क्या करना है इसमें। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है, A इज गोइंग टू B, सो वहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, K की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन भी गिवन है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी जीरो ऑर्डर के लिए, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो आपको A0 की वैल्यू भी गिवन है, K की भी, T की वैल्यू भी गिवन है। आपको निकालना है कि कंसेंट्रेशन क्या है B की आफ्टर 60 सेकेंड्स। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना है एंड मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे पास भी है सोल्यूशन इसका, बट प्लीज़ टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट पार्ट जो है कि अगर इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए आ जाए, लाइक सेकंड ऑर्डर के लिए भी है, बट उसकी डेरिवेशन कभी, लाइक रेयर चांसेस हैं कि उसके कभी डेरिवेशन से क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आते, बट अगर आ जाते हैं तो हम एक nth ऑर्डर की इक्वेशन देख लेते हैं, जहां पर हमें पता है, सपोज ये रिएक्शन ले लिया मैंने, A जा रहा है B एंड C में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, जब मैंने खाना बनाना शुरू ही नहीं करा, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा। सपोज मैं बिरयानी बना रही हूँ, जो मेरी हर क्लास में एग्जाम्पल आ जाती है, सपोज आई एम कुकिंग एनीथिंग, तो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट ही नहीं करा तो मेरे पास सब कुछ ऐसे का ऐसे पड़ा है। प्रोडक्ट क्या है, जो खाना है, मुझे खाना है एक्चुअल में, वो तो अभी बिल्कुल ज़ीरो है, सो वही ज़ीरो पड़ा है। बट आफ्टर सम टाइम, सोचो कुछ अमाउंट बन गया आफ्टर सम टाइम एट T इज इक्वल टू T डैश, यहाँ पर T ज़ीरो था जब स्टार्ट ही नहीं करा था, तो कुछ अमाउंट बन गया, जैसे B का भी X बन गया, C का भी X बन गया, तो पीछे बचा कितना, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, जो पीछे बचा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो रेट का अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना हो, दैट इज d/dt, है ना, dA/dt आ जाता है। यहाँ पर अगर रिएक्टेंट है, इसको x कंफ्यूज कर रहा है तो a लिख लो, है ना। अब ये किसके इक्वल आ गया, Ka-x रेज टू पावर n, ये तो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब जस्ट इनको रीअरेंज करना है एंड आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिनको जीरो एंड फर्स्ट ईयर एक्सप्रेशन पूरी डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वो इसको रट्टा लगा ले, ठीक है, इसको बस रट्टा लगाना है, यू आर गुड टू गो विद दिस इक्वेशन। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर की वैल्यू है, आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो, n की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दो, यू विल गेट दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत मैंने तो पर्सनली कभी यूज़ नहीं करा इसको, क्योंकि मैं डेरिवेशंस कर लेती हूँ और वो इजी रहती हैं एज़ कम्पेयर टू मेमोराइजिंग का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्रैमिंग मेरे से नहीं होती। यहाँ पर चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, स्टेट बोर्ड के हों, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट इतना है, मेरे पास रेट कांस्टेंट दे दिया है, K की वैल्यू 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है ये। और टाइम रिक्वायर्ड, टाइम चाहिए मुझे कितना, वो मुझे पता करना है, और मुझे ये दे दिया है, ठीक है। एक्सप्रेशन लिख लूँ सबसे पहले, और तो मैं अभी मेरे को शायद कुछ भी नहीं आता, बट चलो लिख लेते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट जितना प्रेजेंट होता है डिवाइडेड बाय जितना बच गया पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे T निकालना है, सो मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। 2.303, अरे वाह कितना सही दे रखा है, 2.303 इंटू 10⁻³ तो ये तो ऊपर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻³ बन जाएगा। लॉग ऑफ इनिशियल कितना है, 40 से शुरू करा था, रिड्यूस होकर 10 बचा। देखो ये जो वैल्यू है ये बताना है कितना बच गया मेरे करने के बाद। सो यहाँ पर 40 बाय क्या हो जाएगा 10, log 4 की तो वैल्यू भी गिवन है, वैसे भी याद होनी चाहिए। जैसे log 2 की वैल्यू है, ऐसे बता देती हूँ कि log कौन सी वैल्यू याद करनी है। log 2 जो है, log 2 इज 0.3010, log 4 जो है इसका डबल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 0.602, राइट, ऐसे डबल करना है। तो ऐसे आपको log 2 की, log 3 की, बस log 5 तक ये तीन वैल्यूज याद रखनी है। log 1 0 है, log 10 1 है, काफ़ी आसान, इससे बाहर नहीं आती क्वेश्चन, ठीक है। तो log 4 की वैल्यू गिवन है, जो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 10⁻³ इंटू 0.602, तो ये तो आ जाएगा 602 सेकेंड्स। तो क्या ये आंसर है 602 आंसर्स एग्जैक्टली। तो क्या आप लोगों का ये आंसर आ गया था? कितना आसान क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ये थी कि हमें टाइम निकालना है कि जब मेरा रिएक्टेंट जो है वो 40 से
10%, 10 ही बचे, 10 ग्राम। तो बस मैंने एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाली जो जो गिवन थी एंड आई हैव डन दिस क्वेश्चन। अब आगे करते हैं और क्वेश्चन। अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बताया था ग्राफ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सो उनसे घबराना नहीं है, ट्राई करना है सॉल्व करने का। यहाँ पर डीकॉम्पोजिशन हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू बी। एक चीज़ बता देती हूँ, इसका ग्राफ जो रहता है हमेशा A इज इक्वल टू यहाँ पर A नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी, हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन था, है ना, के ए ई रेज टू पावर माइनस ई टी। सो ये एक्सप्रेशन रहता है, यहाँ पर गिवन भी है हिंट उसका फॉर्मेशन का। सो जो ग्राफ है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली डाउन ही जाएगा, ठीक है, ये जो ग्राफ जाने वाला है ये हमेशा डाउन ही जाएगा। सो ये तो हो नहीं सकता कभी, और यहाँ पर यही होगा बी ऑप्शन, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है, वो के ऑफ ए है, और ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो वो कम हो रहा है। सो दिस इज वाई ये जो हमारे पास ग्राफ जाएगा ऑलवेज डाउनवर्ड, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ। तो मोस्टली अगर कई बार तुक्का लगा रहा हो ना एग्जाम में, तो जो डाउन जाने वाला ग्राफ हो उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का कंसेप्ट जो है वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके क्वेश्चंस तो इतने आसान हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएं तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं और इजी रहते हैं। हाफ लाइफ होती क्या है पहले ये समझ लें। स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ये वो टाइम है जब अमाउंट है रिएक्टेंट का हाफ हो जाता है। सपोज मैंने स्टार्ट करा 100 से, 100% मेरे पास प्रेजेंट था, सब कुछ था मेरे पास, मोटिवेशन थी मेरे पास कि मुझे एग्ज़ाम ये क्रैक करना है, मुझे नीट जेई कोई भी एग्ज़ाम आपके माइंड में सेट है ना, मुझे वो क्रैक करना है। यूजुअली हम 2 साल का टाइम लेके चलते हैं। आप स्टार्टिंग में आपकी 100% जो है मोटिवेशन थी, जब तक आपका आधा सिलेबस हुआ मतलब 11th ख़त्म हुई, तो आपको कितना टाइम लगा, दैट इज टी हाफ। तो पता ही है आपको, तो 1 साल ही लगा, दैट इज टी हाफ। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग इज हाफ, ये हाफ रह गया, अब आधा काम बचा है 12th क्लास का, है ना, बट आप लोग 12th में हो तो आपका आधे से कम बचा है अब, ठीक है। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से, ठीक है, टी हाफ से या टी 50 भी प्रेजेंट कर देते हैं इसको। इस टाइम पे अगर ये 100% था तो ए को मैं ले रही थी ए नॉट, तो इसको क्या लूँगी मैं, ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2। तो अब मेरे पास इक्वेशंस क्या रहती हैं, चलिए ये कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए मैं बात कर लेती हूँ। जीरो ऑर्डर, देखो मेरे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशंस भी हैं, मैं आपको सीधा बोल दूं कि एक्सप्रेशंस को रट्टा लगा लो, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए। सो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या रहता है यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए, a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी, सॉरी a माइनस ये आ जाता है ऐसे, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास एट टाइम इज इक्वल टू हाफ, जब टाइम क्या हो गया मेरे पास, t इज इक्वल टू टी हाफ, जब आधा टाइम हो गया तो मेरे पास कंसेंट्रेशन कितनी बची, मेरे पास अमाउंट क्या हो चुका था, इनिशियल का आधा, हाफ 50% का ख़त्म हो गया ना, तो मुझे बस यहाँ पर वैल्यू डालनी है वो। सो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट ऑफ 2 इक्वल टू के टी, और टी हाफ है ये। सो मुझे अब ये हाफ आ जाएगा, ये क्या आ गया, ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी हाफ। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आता है, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, ए नॉट बाई 2 के, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाता है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन भी होगा ए नॉट बाई 2 के, बट अब समझ में आया कैसे आया, एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की वैल्यूज को हाफ कर दो, हाफ करने के बाद इनको रीअरेंज करो, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये रिलेटेड है, ये डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर में उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है, कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। अब सेम मुझे करना है जीरो से फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो भी कर लेते हैं। अब वहां पर भी आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें वैल्यूज चेंज करनी है एंड वी विल गेट द आंसर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट
ऑर्डर। तो इक्वेशन बताओ क्या रहती है, t इज इक्वल टू 2.303 के log ऑफ a नॉट अपॉन a। अब यहाँ पर a की वैल्यू मैं क्या लेने वाली हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, a नॉट बाई 2 एंड ये t क्या हो जाएगा, t हाफ। सो दिस इज k log ऑफ a नॉट बाई 2, a नॉट बाई 2 है, ये कैंसिल हो गया, ये है डिवीजन में, ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज log ऑफ 2, दिस इज log 2 की वैल्यू 0.3010, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी अपॉन k इक्वल टू t हाफ। तो ये t हाफ की वैल्यू क्या आती है, 0.693 डिवाइडेड बाय k, 0.693 बाई k। यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई, सिर्फ टाइम का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन आ गया। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर का जो है हमारे पास एक्सप्रेशन हाफ लाइफ का, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, इट डजंट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन भी है हमारे पास, बट टी हाफ की वैल्यू में याद रख लेना नहीं डिपेंड करता। हाँ, T2 सेकेंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन के ए नॉट नीचे आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू। अब आपका टास्क क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो। जब मेरा टाइम था मैंने फर्स्ट ऑर्डर के इतने क्वेश्चंस कर लिए थे, मुझे ऑलरेडी पता था कि इसकी कैलकुलेशन क्या आने वाली है, ऑलरेडी मुझे लॉ की वैल्यू से आगे मल्टीप्लिकेशन करके भी याद हो जाते थे। सो प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब जीरो ऑर्डर का तो चलो ऊपर जा रहा है ऐसे ग्राफ, है ना, सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू थी, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। तो t इंक्रीज करेगा तो a नॉट भी इंक्रीज करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इनिशियल को t के साथ प्लॉट कर दूं तो इंक्रीज ही करेगा, सिंपल। बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, 0.693 अपॉन k, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये स्ट्रेट है, नथिंग, इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। सो ऐसे हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट, इसी की इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप खुद कर सकते हो, सेकंड में कुछ नहीं है, बस वो नीचे आ जाती हैं दोनों टर्म्स, तो ये नीचे जा रहा है इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो टी हाफ ए नॉट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो ये है टी हाफ की बात। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी रहता है, ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन वैसे तो, बट जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो क्या करना है, एक रिएक्शन दिया है, उसको बताया है, हमें रेशो बतानी है एक्चुअली किस चीज़ की, कि टाइम कितना लगा 75 रिएक्शन को कंप्लीट होने में एंड 50% कंप्लीट होने में। तो चलिए पहले देख लेते हैं T 75%। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या है, 2.303 के लॉग ऑफ, इनिशियल कितना था 100%, 100% मेरा रिएक्शन था शुरू में। अब टाइम पर 75% कंप्लीशन, 75% 100 में से यूज हो चुका है, पीछे कितना बचा 25%, तो वो मुझे पुट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी आती है, सब सेम एंड लॉग ऑफ 4 छोड़ देते हैं अब यहाँ पर। अब ln t हाफ, अब इसके लिए क्या होगा, 50% खत्म हो गया, सेम एक्सप्रेशन लॉग ऑफ, स्टार्टिंग में कितना था 100%, स्टार्टिंग में सब 100% था, नीचे कितना बचा 50%, अगर कंप्लीट हो गया तो नीचे 50% ही बचा, आधा रिएक्शन खत्म हो गया, आधा बचा है। सो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया log 2। तो इनकी मुझे रेशो निकालनी है, T75 T50 की रेशो निकालनी है, log 4 की log 2 के साथ रेशो निकालनी है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो रेशो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी T, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सो रेशो क्या आएगी, T75% T25%, दिस इज log ऑफ 4 log ऑफ 2। सो ये क्या आ गया 2:1, 2:1 आ गया। तो समझ में आया कैसे आया, दोनों के लिए आप सिंपल जो फॉर्मूला में पुट करो उनकी वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट, काफ़ी इजी है। बस लॉ की वैल्यू देखो, कैलकुलेट भी नहीं करनी, सिर्फ उसमें लाना था उस वैल्यू की टर्म में। डन। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं कि वो हैं बट नहीं है। जैसे हमारी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर रिच बट उनके पास नहीं होते, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं।
ऐसे ही कुछ स्टूडेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जिनसे आप एग्जाम से पहले पूछो कि कर लिया सारा टॉपिक खत्म हो गया, तो वो बोलेंगे नहीं यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर उनके मार्क्स फुल आ जाते हैं, है ना। तो वैसा ही है, वो स्यूडो रिएक्शंस बोल देंगे उनको हम कि वो स्यूडो स्टूडेंट्स हैं जो आपको शो कुछ और करते हैं बट होते कुछ और है। अब इस रिएक्शन को गैस करो कि क्या लग रहा है, कौन सा ऑर्डर है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। तो अगर मुझे इसका K की वैल्यू इसको रेट की टर्म में लिखना है, सो रेट इज इक्वल टू K, ये आ जाएगा, ये एस्टर है एक, इसको मैं लिख दूँ एस्टर और वाटर। तो जब वाटर एक्सेस में ले लेते हैं ना तो उसको कंसीडर नहीं करते। फिर ये मुझे दिखने में तो लग रहा है कि 1 and 1 सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पानी को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। सेम गोज विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, जहाँ पर इन्वर्जन होती है शुगर की, वहाँ पर सुक्रोज भी पानी में डाला हुआ है। रेट लॉग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये क्या फॉलो कर रहा है, इट इज़ फॉलोइंग दी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर भी ये पानी वाली जो टर्म है ये इग्नोर हो जाएगी। ओके, ये टर्म जो है वो इग्नोर होगी। ओके, दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन 2 एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं और बाहर कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, डन। सो विद दिस ना हमारा जो रिएक्शंस थे ऑर्डर के रिलेटेड थे वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास मोस्टली जो टॉपिक बचे हैं सिर्फ 2, कोलिजन थ्योरी एंड हमारे पास अरहीनियस इक्वेशन, वो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के साथ रिलेटेड है। तो कोलिजन थ्योरी समझ लेते हैं। कोलिजन थ्योरी के लिए पहले बात आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी इन योर 11th क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें ये एक्सप्रेशन रहता है। नहीं पढ़ी है डोंट वरी, अब सुन लो, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है मैं बता दूंगी। जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या अज्यूम करते हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, यू अज्यूम कि बड़ी बड़ी बॉल्स हैं आपस में आकर टकरा रही हैं। जैसे ये मेरे पास है कि 2 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं आपस में आकर टकरा रही हैं, तो मतलब अगर ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ये आपस में आकर टकरा रहे हैं, यही होना चाहिए। अब जब वो आपस में आकर टकरा रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, अगर कि रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। मेरी किसी के साथ लड़ाई हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा हाथापाई होगी उनके साथ, तो मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या उस लड़ाई से फ़ायदा होगा, क्या आउटकम आएगी कोई, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट वॉल्यूम और पर सेकेंड, कि 1 मिनट में कितनी कोलिजन्स है। रिएक्शन होने के लिए ए एंड बी को आपस में आना पड़ेगा एंड उनको आपस में टकराना पड़ेगा। दे हैव टू कोलाइड इन ऑर्डर टू मेक अ रिएक्शन हैपन। उनको टकराना पड़ेगा तभी रिएक्शन आगे जाएगा। हाँ, यहाँ का मैं एक्सप्रेशन क्यों नहीं बता रही, क्योंकि अगर आप सिलेबस अपना देखो वहाँ पर एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए कि व्हाट हैपन्स इन कोलिजन थ्योरी। ठीक है, सो पहले तो इनको कोलाइड करना ज़रूरी है। कोलिजन का मतलब समझते हो, कोलाइड करना, आपस में भिड़ना, तो वो इनका होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड आता है एनर्जी फैक्टर। अब एनर्जी फैक्टर क्या है, जैसे आपको जाना है एक पहाड़ पे। अब बचपन में हम ड्राइंग करते थे ना, तो हम ऐसे पहाड़ ड्रॉ कर लेते थे और यहाँ पे सूरज आ जाता था और यहाँ पे घर बना देते थे। चलिए, तो यहाँ पर मुझे इसको क्रॉस करना है, मुझे एक पहाड़ की चोटी पे जाना है। किस किस को अभी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना, ट्रेंड में है ट्रैवलिंग, तो सबको होगा कि मुझे ट्रैकिंग के लिए जाना है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे बंजी जंपिंग करनी है, गुड टू गो। बट अगर यहाँ से मुझे यहाँ क्रॉस करके इस घर तक जाना है तो मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। कैसे चला जाऊँ मैं कैसे चली जाऊँ यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मेरी कुछ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इनफैक्ट, अगर इतना मैंने स्टीप पहाड़ बना दिया है। अब जब यहाँ पहुँच गया उसके साइड फिर वापस आना तो काफ़ी ईजी है ना। एक आप गुड डायनासोर मूवी देखना, तो उसमें ऐसा ही है, वो डायनासोर अपने घर से दूर हो जाता है तो वैसे घर वापस आता है पहाड़ों से होते हुए। काफ़ी अच्छी इमोशनल सी मूवी है। तो चलो वापस आते हैं, तो वहाँ जाने के लिए एक एनर्जी चाहिए। तो जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, तो उनको एक लेवल क्रॉस करना होता है, उनको यहाँ तक पहुँचना है, ये एनर्जी फैक्टर है। आगे जाके हम इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको क्या कहते हैं, ये है थ्रेशोल्ड भी कह देते हैं, कि जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ये क्रॉस करने के लिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको यहाँ जाना है, आप अभी इधर हो,
तो आपको एक मिनिमम नंबर, मिनिमम मोटिवेशन चाहिए वो मिनिमम मार्क्स लाने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मतलब मैं आपको मोटिवेट करते जाऊँ, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको यहाँ पहुँचना है और हम यहाँ खड़े हैं, मैं कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रही हूँ कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट, सीरियसली, ये सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, यू ऑल कैन डू इट, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करो तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, तो आपको मोटिवेशन फील होगी और आप पहुँच जाओगे, जल्दी से भाग के ख़त्म करते हैं ना ये। तो सेम हो रहा है, जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहाँ पर ये कम हो जाता है बैरियर, तो थोड़ा नीचे आ जाता है, तो आपको क्रॉस करना ईजी है। एनर्जी फैक्टर वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि कैसे जो एनर्जी है वो चेंज होने की वजह से आपका रिएक्शन जल्दी जो प्रोसीड कर जाता है टेम्परेचर की हेल्प से। अगर सपोज लोअर टेम्परेचर है, मतलब मोटिवेशन बहुत ही लो है, रोज स्कूल जाते हो, घंटे पूरे करते हो, आके सो जाते हो, पढ़ते कुछ भी नहीं हो, तो एनर्जी कम, एनर्जी वहाँ पर है, बहुत एनर्जी लगेगी। जब अगर आप ये सोचो ना कि जब डेट आएगी जेई की, या डेट आएगी नीट की या बोर्ड के एग्जाम की, तभी पढ़ना शुरू करेंगे, सोच लो कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। सो वहाँ पर सेम रहता है, जब मोटिवेशन नहीं होती बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, शायद गिव अप भी कर दो। तो एनर्जी फैक्टर ये है, ठीक है। अब लास्ट आता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है कि सपोज मुझे कलीजन करनी है इसकी, इस बॉल के साथ, तो इनको ना फेस करना होगा, एक दूसरे को फेस होना चाहिए। जैसे कारें टकराती हैं, कुछ कार साथ में ऐसे बिल्कुल टच करके निकल जाती हैं, कुछ एकदम सामने से आके टकराती हैं, तो नुकसान ज़्यादा कब होगा, जब सामने से आके टकराएंगी या साइड से पास होके जाएंगी। ऑब्वियसली जब सामने से टकराएगी। कल ही मैंने देखा एक एक्सीडेंट हो रखा था, थार का हो रखा था विद अ बाइक कौन सी, स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर ने पूरा उसको तोड़ दिया था एक साइड से। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइक है, वो ट्रॉलिंग था बट स्टिल, तो वहाँ पर वो डायरेक्टली सामने से आगे टकराई तो डैमेज ज़्यादा हुआ ना, साइड से हल्का सा टच करके जाते तो स्क्रैचेस ही लगते, शायद मिरर टूट जाता। तो वो हो रहा है कि जब रिएक्शन प्रोसीड करना है, मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, मुझे 100% रिएक्शन जो कंप्लीशन पे चाहिए, तो वहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम हैं, ठीक है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारी कोलिजन से ही प्रोडक्ट्स बने, ज़रूरी नहीं कि सारी फाइट झगड़े से कोई ना कोई फ़ायदा हो, ज़रूरी नहीं कि सारे एक्सीडेंट में ही जान माल का नुकसान हो। वो तब होगा जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, जब सामने से टक्कर होगी, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि कोलिजन थ्योरी का पार्ट हैं। सारी थ्योरी सिर्फ हम एक एलिमेंट्री आइडिया लेना है, इसके एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। सो पूरे मैंने देखो आपको बताया भी नहीं कि ये Z और E क्या है, बस कोलिजन फ्रीक्वेंसी याद रखना। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। जब मैं बता रही थी, इतनी सारी बातें कर रही थी, तब मैंने इस टर्म को यूज करा था और मैंने बताया भी था कि ये क्या है। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और एक ही चीज की तो बात करी है, फोर्स, एनर्जी, टाइम पीरियड की तो बात नहीं करी। ओके, सो इस चीज का ख्याल रखना है, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अरे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास रिएक्टेंट है, मेरे पास ए और बी को कंबाइन करना है। भाई जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो आइडिया थोड़ा होगा। तो ए और बी को चेंज होना है सी में, तो ये ना पहले एक इंटरमीडिएट सा बनाते हैं, पहले ये अनस्टेबल सी फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये ग्राफ था, ये इनको इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जब आप हिल टॉप पे पहुंच गए, आपको होता है कि वहाँ पर बैठ के व्यू देखना है, ट्रैकिंग करते हैं, पूरा दिन जाते हैं। मैं गई थी, ट्रैकिंग करी पूरा दिन, 7-8 घंटे लग गए। जब मैं टॉप पे पहुंची तो आई वाज लाइक अब क्या। देखो इस बात पे मेरा मजाक मत उड़ाना, बट स्टिल आई फील लाइक अब क्या। ये देखने के लिए आई ट्रैवल दिस मच, इतना ज़्यादा मुझे चली गया पूरा दिन। सो वहाँ पर जाकर व्यू तो देख लिया, बट इन द एंड तो वापस ही आना है, वापस अपनी सिटी लाइफ में, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं रुकते हो। तो बस सेम चीज़ है, यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत एनर्जी लगी, तो यहाँ पर जाके एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो बहुत अनस्टेबल पोजीशन है। अनस्टेबल मतलब ये इंटरमीडिएट यहाँ पर है, ए बी, और नीचे क्या था, यहाँ पर अभी ए ने बी के साथ कंबाइन करना था,
और यहाँ पर A और B जो है बन चुका है, ठीक है। सो ये अनस्टेबल, तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत कम टाइम के लिए बनता है और इसकी टेंडेंसी है कि एकदम से दूसरी साइड भाग जाए, ठीक है। सो ये थ्योरी क्या कहती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए, एंड दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है बहुत छोटे से टाइम के लिए एंड ब्रेक्स अप टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर दो केसेस आ जाते हैं। यहाँ पर आपने एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पढ़ा है, एनर्जी की बात हो, रिएक्शंस के रिलेटेड बात हो, एक्सो एंडो ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। अब उसके हमारे पास पहले ये इस चीज़ को समझ लेते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर ही रही थी। ये एनर्जी रिएक्टेंट की यहाँ पर है, प्रोडक्ट की यहाँ हो गई, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है। देखो इस चीज़ को समझो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, टॉडलर ले लो। अब 4 साल के बच्चे को मैं बोलूँ 1 घंटा बिठाना है चेयर पे, ना वो हिलना चाहिए ना वो बोलना चाहिए, क्या वो बैठेगा? विल दैट किड सिट? नहीं बैठेगा ना। अब दूसरी साइड दादा दादी नाना नानी, कोई घर के बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, आप उनको बोलो, आप उनको सोचो, वो सारा दिन बेड पे बैठे रहते हैं, लेकिन उनको खाना चाहिए, उनको वॉक पे जाना है, उसके बाद वो सारा दिन बैठे रहेंगे, क्योंकि जब उनकी एनर्जी कम है, जब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, बट जो बच्चा है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है? कम। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है, अब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा। बट रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी तो उसको जाना था, ऊपर गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया जहाँ पर इंटरमीडिएट बना जो कि अनस्टेबल पोजीशन है, बहुत ही हाई एनर्जी होगी, तो वो नीचे गिरता है, और जब नीचे आता है तो नीचे कैसे आएगा? एनर्जी रिलीज करते हुए। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज करते हुए आया ना, तो एक्सोथर्मिक है। ओके, सो ये डेल्टा एच क्या बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अब इसके लिए मैं 2 ग्राफ दिखा देती हूँ, एक्सो में और एंडो में। केमिकल काइनेटिक्स से चांसेस रहते हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो बोल देंगे कि बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक्सो रिएक्शन के लिए है, कौन सा एंडो के लिए है। जब ये वाली लाइन से नीचे होगा मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी साइड अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ऊपर है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल थे तो वो नहीं करना चाहते रिएक्ट, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उन एंडोथर्मिक, उनको कैरी करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि जाओ भाई करो रिएक्शन। फिर प्रोडक्ट फिर चलो थोड़ी कम तो हो जाती है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो एंडो में ये ग्राफ ऊपर रहेगा, दिस गैप इज टेलिंग यू कि ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। चलो ये तो बता सकते हो, कमेंट्स में बताओ डेल्टा एच की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एंडो एक्सो के लिए क्या है, ठीक है। क्या एंडोथर्मिक पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ, ठीक है। सो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने हमें बताया था। अब इसके बाद आती है मेरे पास अर्हीनियस इक्वेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन करने वाले हैं जो बताएगा। अब जैसे मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि जैसे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मैं कांस्टेंट मोटिवेट करती रहूं, आप लोग करते रहोगे, कांस्टेंट पुश चाहिए होता है कुछ बच्चों को। आफ्टर सम टाइम सेल्फ मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाती है। आप बहुत सारी मोटिवेशनल मूवीज़ देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे खुद को मोटिवेट करने के लिए, वो 1-2 घंटे के लिए तो रहता है, बट आफ्टर दैट वो ख़त्म हो जाता है, वो नीचे चला जाता है ना। सो यहाँ पर हमारे पास सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो कि कैसे थोड़ी सी आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर, एंड यू कैन ईजिली डू दैट। तो ये इसने सेम चीज़ बताई कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जो रेट है वो बढ़ रहा है, एंड ही वॉज द पर्सन जिसने मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया। बट उससे पहले एक सिंपल सा ये आ जाता है मेरे पास लॉजिक कि अगर मैंने 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया टेम्परेचर तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, तो रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाएगा। ये 10 डिग्री रूल आता है। अगर मैंने टेम्परेचर जो है 10 डिग्री राइज करा तो वहाँ पर जो वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन की वो डबल हो जाएगी।
ये इसने क्या बताया था, ये वाला, कि रेट जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ये हो जाएगा 2 raised to power n फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। सो मतलब अगर मेरे पास राइज हुआ है 10 डिग्री से 40 डिग्री तक, तो कितना चेंज हुआ, 10 से 20 गए 1, 20 से 30 गए 2, 30 से 40 गए 3, सो 2 raised to power 3 आएगा यहाँ पर। तो इतना टाइम वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो एक टाइम रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं काफ़ी इजी, लाइक CUT जैसे एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस। अब इसका एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, दिस इज KAE अपॉन इज इक्वल टू e raised to power माइनस EA अपॉन RT। घबराना नहीं है, बता रही हूँ सारी टर्म्स का मतलब। K तो सबको पता है, अभी तक पूरा रिएक्शन ही, पूरा चैप्टर ही इसी के बेस था। K इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। A क्या है, दिस इज अर्हीनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। E तो एक्सपोनेंशियल, E जो है यहाँ पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब एक्सपोनेंशियल में हमें अच्छी नहीं लगती, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। तो ये किसके जैसी लग रही है इक्वेशन, सबको पता है कहाँ पर जा रही हूँ मैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट होगा इसके और t के, 1/t के बीच में जब ग्राफ आएगा, ln k और 1/t के बीच में ग्राफ आएगा, a क्या होगा, ln a इंटरसेप्ट, ये होगा इंटरसेप्ट, और ये EA अपॉन R क्या होगा, स्लोप, स्लोप। तो ऐसे लिख लो ना, कभी दिक्कत नहीं आती जिनको ग्राफ में दिक्कत आ रही है। अब मैं ग्राफ दिखाने जा रही हूँ तो ये चीज़ें समझ आ गई। ग्राफ मैंने ड्रॉ करा ln K और 1/t के बीच में, तो स्लोप क्या आ गया, माइनस EA अपॉन R। जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था इससे, इनर लेटेस्ट एग्जाम बताऊंगी, क्वेश्चन आएगा भी हमारे पास, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखना है। अब अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो EA की, एक्टिवेशन एनर्जी की, तो रिएक्शन को करने के तरीके रहते हैं कि एज्यूम कर लो एट टाइम इक्वल टू 10 डिग्री सपोज, तो वहां पर एक मेरे पास, चलो इसको चेंज करते हैं, एट टाइम इज इक्वल टू 0, यहां पर ले लो कि रिएक्शन 10 डिग्री था, टेम्परेचर इज 10 डिग्री, और मैंने एट T इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू T2, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, 20 डिग्री, टेम्परेचर मेरे पास आ गया है 20 डिग्री। अब जब रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, रिएक्शन का सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी K1, यहाँ पर K2। तो दो अर्हीनियस इक्वेशन सेपरेटली लिख लो, एक मैंने लिख ली ln K के लिए, तो दूसरी मैंने लिख ली ln K2 के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर ना इसको लिख देती हूँ आपके लिए, जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। तो हम इसको ना लिख सकते हैं 2.303 की टर्म में भी, 2.303 K log K इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 log ऑफ E। तो फिर ये कॉमन आ जाता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू नीचे ले आए हैं हम, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो log 2 से log 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो मेरे पास वो कहाँ आ जाता है, इट कम्स आउट एज डिवीजन। ये तो log का रूल मैंने कल की पहले भी बताया था, पहले वाले पार्ट में। अब ये कॉमन वैल्यूज हैं, EA अपॉन R भी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी दोनों के लिए। बस log A और log B की वैल्यू जो थी मेरे पास, वह कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल। सो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, T2 एंड T1। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको आगे भी सॉल्व कर देती हूँ, ऐसे आ जाता है T2 T1 T2 माइनस T1, बाकी ये सेम एक्सप्रेशन। इसके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चंस जेई के एग्जाम के लिए, ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये अर्हीनियस इक्वेशन का हमारे पास एक कंक्लूजन है
कि कैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है, इक्वेशन, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ का रिलेशन, एंड देन ये कैसे ln K2 एंड K1 वो वैल्यूज दे देंगे कि एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 K हमारे पास ये है वैल्यू K की, आपको सेकंड K की वैल्यू गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए रिएक्शन की। सो आई होप सब कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। अब एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की बात क्या करते हो, सबको पता है, एक रटी होती है डेफिनेशन। कैटलिस्ट क्या करता है जी, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। आप सब ये रेट की टर्म में नहीं बोलते, आप बोलते हो रिएक्शन फास्ट कर रहे हैं, बट अभी हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इस चैप्टर को, वी विल से कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। बट ये कैसे करता है, अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। सपोज आपको, मैं हूँ आपके लिए, तो टीचर्स, मैं नहीं, जो सारे टीचर्स हैं सभी आपके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपको नीट, जेई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपको यहाँ पहुँचना है एग्जाम, आप यहाँ से चले हो, आप यहाँ से चले हो, अब यहाँ से चल के आपको यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक आते आते बहुत सारी अड़चने आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, एक लाइक हिल टॉप बना लेती हूँ। तो टीचर का काम क्या है, मोटिवेट करना, टू मोटिवेट और सपोर्ट यू थ्रू योर जर्नी कि आप यहाँ तक पहुँचो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम टीचर्स होकर आपकी जगह पे एग्जाम लिख दें, वो तो आपको खुद ही करना है, वो आपको खुद ही करना है, तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसमें, बट वी आर हेल्पिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस। तो कैटलिस्ट का काम भी सेम है, वो आपका रिएक्शन जो है अगर A to B जा रहा है, वो A और B को चेंज नहीं करेगा, वो इनको पुश करेगा। पुश कैसे करेगा, देखो, जब मैंने कुछ कैटलिस्ट नहीं डाला था तो मुझे ये इतना बड़ा हिल टॉप जो था क्रॉस करना था, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई थी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब मुझे जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यहाँ घर बनाया था ना मैंने, तो मुझे वहाँ जाना था, मैं यहाँ पर थी, तो अब मुझे यहाँ जाना था, मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर क्रॉस करके ऐसे जाना पड़ेगा, बट मुझे कोई और मिल गया जिसने मुझे बताया कि नहीं बेटा आप इधर से जाओ। तो चलो ये तो मैं खुद भी जा सकती थी, बट स्टिल उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज एन ऑल्टरनेट वे, आपको हिल टॉप क्रॉस नहीं करना है, देयर इज अनदर ऑल्टरनेट वे, ईजी पहुंच जाओगे, मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी। मेरी मेहनत कब लगेगी, ऊपर जाने में या नीचे से जाने में, नीचे जाने से कम लगेगी। तो दैट पर्सन प्रूव्ड आउट टू बी अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, एक ऑल्टरनेट पाथ, इसको लिख लो, एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करा, ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करा टू कैरी आउट दैट रिएक्शन। ऑल्टरनेट पाथवे की वजह से काफ़ी इजी हो गया क्रॉस करना, ये एनर्जी बहुत रिड्यूस हो गई, तो ये कैटलिस्ट करता है। तो जब वो बैरियर ही छोटा हो गया तो कितना इजी हो जाता है, फिर क्रॉस करना और आसान, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाते हैं इजीली। तो ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी याद रखना केमिकल काइनेटिक्स में कि ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। ओके, काफ़ी आसान। अब इसी के साथ हमारे टॉपिक्स होते हैं ख़त्म, बट अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंड मैंने जैसे बताया भी था पहले कि केमिकल काइनेटिक के टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो उनको एक बार देख लेना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर, हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं मुझे सबके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक करना मत भूलना। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन इज EA, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ये EA, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है EA। आपको बताना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए EA क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसकी लेस होगी, डबल होगी, लेस और मोर देन होगी। ये है हमारे पास एक्सो एंडो रिएक्शन की टाइप कि दोनों हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे ये ग्राफ दिखाए थे, मैंने दिखा देती हूँ दोबारा से। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन जाने के लिए कम थी, ये देखो ध्यान से। हाँ, ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों ही POV ठीक है, बट इसको ऐसे समझो कि मुझे इस साइड एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो कम है, बट बैकवर्ड आने के लिए बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड आने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं आना चाहते। बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम है, तो वो पीछे आ सकते हैं, बट रिएक्टेंट की साइड से वो बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगी। तो
तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जीज जो हैं वो डिफरेंट रहें, ठीक है। सो ये दोनों आएंगी, इट कैन बी और मोर देन। डन। अनदर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं बोल रही थी कि ग्राफ से क्वेश्चंस आए हैं, ये जेई में आया था क्वेश्चन और इजी है, काफ़ी इजी, बट ग्राफ देखकर हम घबरा जाते हैं। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख लें, ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। सो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब मेरे पास क्या है गिवन, ln k एंड 10⁻³ ln k इज इक्वल टू 10⁻³ और EA/R स्लोप क्या है इसका, EA/R उसकी वैल्यू क्या रहती है, स्लोप रहता है टेंजेंट, तो 10/5, ये वैल्यू 5 है, ऊपर 10 है। सो दिस कम्स आउट टू बी EA अपॉन इक्वल टू 10/5 2, तो ये 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 2 प्लस ln A भी है ना, 10 है वो भी। सो यहाँ पर मुझे पूछा है कि जो EA की वैल्यू है वो R की टर्म्स में क्या है, वो दिख रहा है हमें यहाँ पर, हु कैन गेस इट, माइनस EA इज इक्वल टू 2 उधर है, R ले जाओ, दिस इज द आंसर। कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना आसान था, बस स्लोप से लिंक कर लो कि क्या पूछा गया है। अगर इंटरसेप्ट पूछा होता तो मैं देख लेती, 2 से 10 तक है तो 10 इंटरसेप्ट था, ठीक है। सो इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय evaluating rate constant at different temperature, velocities, rate constant at standard temperature, changing concentration। मैंने क्या बताया था, हम मॉनिटर करते हैं log K2 एंड K1 की वैल्यू को, एंड फिर हम EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 का जो एक्सप्रेशन है इसको ले लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं रेट कांस्टेंट को एट डिफरेंट टेम्परेचर, ताकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो पता चल जाए। ओके, सो ये हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सब कर लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 10 डिग्री राइज के क्वेश्चन में सिर्फ दिमाग लगाना होता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। 10 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर का, वो हो चुका है 100 तक, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा मुझे ये बताना है। तो क्या होगा बताओ, चलो मैं बता देती हूँ, ये हो जाएगा 10 से 100 गया है, कुछ बच्चे इसको पता ही लिखेंगे क्या कि 2⁻10 हो गया, गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, इट विल बी 10 से 20 गए 1, 20 से 30 गए 2, 30 से 40 गए 3, 40 से 50 गए, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, एक फिंगर डाउन रहेगी, 9। ओके, ऐसे कर लेते, चलो 9 हो गया, ये पेन तो पकड़ने पड़ेंगे, 9 है ये। सो ये 2⁻9 आएगा, तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आता है 550, 512 प्राइम। ओके, ये आंसर आएगा। आई होप इतना ही आता है। चलो, अब ये मेरे पास था क्वेश्चन टाइम के रिलेटेड, तो मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस डाल लिए थे कि चाहे आपसे एक्टिवेशन एनर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या आपके पास टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आप सब तरह के क्वेश्चंस को खुद कर पाओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, क्या वो एंथैल्पी चेंज करता है, एंट्रोपी चेंज करता है, इंटरनल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट की एडिशन उसमें क्या चेंज करती है, वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देती है बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथवे, है ना। सो ये सारे जो क्वेश्चंस थे दीज आर इंपॉर्टेंट। अब क्लास एंड करने से पहले लेट्स समराइज, और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या जो मेरे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास। तो अब मैं आपको एक समरी कर देती हूँ पूरे चैप्टर की, कि पूरे चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ने क्या है, क्या स्किप नहीं कर सकते हो आप। समरी, तो जल्दी से मुझे खुद भी समरी दे दो कि क्या करा है हमने अब तक। हमने शुरू करा था रेट ऑफ रिएक्शन से, क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट, वेरी फास्ट, मॉडरेट, स्लो रिएक्शन, वो सब करा। फिर हमने रेट लॉ करा था। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने क्या करा, वी ट्राई टू लिंक, हमने लिंक करने की कोशिश करी कंसंट्रेशन को रेट के साथ कि कैसे इफेक्ट हो रहा है, वो हो गया वो।
उसके बाद हमने करा था ऑर्डर की बात। ऑर्डर के बाद उसकी हमने के की यूनिट्स देखी, विद एवरी ऑर्डर कैसे चेंज हो रही है। हमने फिर देखा इंटीग्रल रेट लॉ इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, जिसमें हमने ग्राफ्स देखे, इंटीग्रेटेड फॉर्मूलाज को डराइव करा। डिफरेंशियल यहाँ पे हो चुका था जब इंस्टेंटेनियस एंड हम एवरेज रेट की बात कर रहे थे। यहाँ पर इंटरनल रेट लॉज आ गए। उसके बाद क्या आया था मेरे पास, हमने बात करी मॉलिकुलैरिटी की, ऑर्डर के साथ मॉलिकुलैरिटी की, जिसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस की बात हुई, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के हमने बात कर ली थी, वो भी हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या आता था जो हमने अभी करा है। इससे पहले समझ लेना कि एक्टिवेटेड एंड कॉम्प्लेक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा आपसे लोएस्ट स्टेप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई विल टेल यू कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सो होल्ड ऑन विथ मी। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद वी डिड कोलिजन थ्योरी, हमने कोलिजन थ्योरी करी है, जिसमें सिर्फ आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, आपको डिटेल में नहीं जाना है उसके एक्सप्रेशन पे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, क्रॉस करना पड़ता है एक बैरियर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसके बाद टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है रेट का, वो अर्हीनियस ने बताया। एंड लास्ट टॉपिक था हमारा कैटलिस्ट। बस इतना सा तो चैप्टर है। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि केमिकल काइनेटिक एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, मेन टॉपिक तो रह गया, वो मैंने मिस कर दिया, मिस नहीं करा, मेंशन नहीं करा, तो वो है मेरे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का टॉपिक है, हाफ लाइफ के क्वेश्चंस। तो अब मैं बता देती हूँ कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, बट जो फोकस करने वाले टॉपिक्स हैं वो बता देती हूँ। हाफ लाइफ के क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के साथ करने हैं, सेकंड ऑर्डर आप स्किप कर सकते हो, जीरो ऑर्डर को आप स्किप कर सकते हो, बस एक्सप्रेशन देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल हाफ लाइफ के साथ, अर्हीनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हाफ लाइफ के साथ, ये भी रिलेटेड है। इसके बाद नहीं, कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बस ये दो टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आएंगे। एंड यस, ऑर्डर के साथ, ऑर्डर, अर्हीनियस इक्वेशन एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर के साथ हाफ लाइफ के क्वेश्चंस। ठीक है, सो इसके साथ केमिकल काइनेटिक का वन शॉट जो है वो खत्म होता है। बट ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सेशंस आते